पहिला प्रश्न, सर्वांना सगळ्या कल्पना असतील असं नाही असं धरून तुमच्या शिक्षण पद्धतीचं, बरं सुरुवातीला क्लासरूम टीचिंगकडे मी जाईन, त्याच्यानंतर योगेशजींकडे जाईन आणि त्याच्यानंतर विद्यापीठीय ह्याच्याकडे जाईन असा माझा मानस आहे. तुम्हाला त्याच्यामध्ये चेंज पाहिजे असेल तर करू शकतो आपण. तर शिक्षण पद्धतीचं स्वरूप काय, म्हणजे क्लासरूम टीचिंग म्हणजे काय, ह्याचं साधारण तुमची कार्यपद्धती कशी असते, त्याचे काय मोडस ऑपरेंडी आहे, तसंच विद्यापीठीय, तसंच गुरु शिष्य परंपरेबद्दल काय आहे, हा प्रश्न पहिला. त्याच्याच बरोबर जोडीनी विद्यार्थ्यांची निवड प्रक्रिया काय असते, कोणाला तुम्ही शिष्य म्हणून घेता किंवा विद्यार्थी म्हणून घेता, आणि तिसरं त्याच्यात जोडून त्याचा आदी आणि अंत काय, इन द सेन्स काही एक विशिष्ट कार्यकाळ त्याला असावा असं तुम्हाला वाटतं का, ही क्लासरूम टीचिंगमध्ये एकदा तुमच्याकडे आला विद्यार्थी की त्याला किती वर्षानंतर त्यांनी बाहेर पडावं अशी अपेक्षा आहे, तसंच गुरु शिष्य परंपरेत तसं विद्यापीठी याच्यात कदाचित त्यांना उत्तर देणं थोडंसं सोपं असेल याचं, कारण त्याला मर्यादा आहेत. तर ह्याच्यापासून आपण सुरुवात करू या प्रश्नापासून. प्रवीणजी तुम्ही आधी सांगा. नमस्कार, मी मराठीत बोललो तर चालेल गौरांगजी. माझे दोन्ही गुरु पंडित सदाशिव पवार आणि पंडित सुधीर माइंडकर यांच्या स्मृतीला मी वंदन करतो. आज इथे गुरुतुल्य असे सुरेशदादा बसलेत, आज कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांना वंदन करतो. इथे आज अनेक कलाकार, शिक्षक, विद्यार्थी, त्यांचे पालक हे सर्व हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय ऐकायला बसले आहेत. त्या सर्वांना देखील धन्यवाद देतो, म्हणजे की हा आमच्या गुरूंचा द्वितीय पुण्यस्मरणाच्या कार्यक्रमाला तुम्ही इथे आला आहेत. त्याचप्रमाणे इथे माझ्याबरोबर जे माझे दोन सहकारी माझ्यापेक्षा वयानं आणि ज्ञानानं सर्वच बाबतीत जे श्रेष्ठ आहेत, त्यांच्याबरोबर मला हे खरं तर शेअर करायला खरं दडपण आलेलं आहे, पण तरीसुद्धा तुमची पण एक आज्ञा घेतो आणि माझ्या विषयाला सुरुवात करतो. क्लासरूम टीचिंग वास्तविक हा शब्द थोडासा आम्हाला बऱ्याच वेळेला काही पर्यायी शब्द आम्हाला सुचला नाही. माइंडकर गुरुजींनीचा शब्द तेव्हा ठेवला होता की क्लासरूम टीचिंग. सर्वसाधारणपणे क्लासमध्ये म्हणजे संगीत विद्यालयांमधलं हे शिक्षण आहे, किंवा ज्याला म्हणू आपण एक वैयक्तिक स्वरूपात सुद्धा हे शिक्षण दिलं जातं. तर अशा प्रकारचं हे मुळातलं बेसिक ट्रेनिंग आहे. त्याच्यामधलं क्लासरूम टीचिंगमध्ये म्हणजे ही सुरुवात आपण याचा म्हणाल तर अर्थातच पंडित विष्णू दिगंबर पलुसकर यांच्या काळापासून ही सुरुवात झाली असं म्हणायला हरकत नाही, कारण संगीताचा प्रचार आणि त्याला एक संगीताला, शास्त्रीय संगीताला आणि खास करून कलाकारांना एक प्रतिष्ठा मिळावी या उद्देशानं त्यांनी हे कार्य सुरू केलं. संगीत विद्यालयं वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थापन केली आणि ह्याच्यामध्ये एक सर्वसाधारण लोकांना त्याचा एक समज यावी संगीताची, हा त्याचा सुरुवातीचा उद्देश होता. त्यानंतर ही संगीत कला बहरत गेली पुढे. त्याला जो पूर्वी राजाश्रय होता तो हळूहळू लोकाश्रय मिळायला लागला आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये खास करून त्यांनी जी परीक्षा पद्धती ह्याच्यामध्ये सुरू केली, त्यामुळे हे शिक्षण खास करून आधी मुळात परीक्षाभिमुख असं शिक्षण आहे, क्लासरूम टीचिंग ज्याला आपण म्हणतो ते. याच्यामध्ये जे शिक्षण दिलं जातं हे प्रामुख्याने ग्रुपमध्ये दिलं जातं. बॅचेस असतात त्याच्यामध्ये, की साधारणपणे एका बॅचमध्ये 6 ते 8 विद्यार्थी, काही ठिकाणी संख्या खूपच जास्ती असते काही ठिकाणी, पण सर्वसाधारणपणे 6 ते 8 गाण्याचे, तबल्याचे विद्यार्थी असतील तर नृत्यामध्ये ही संख्या अधिक असते. 15, 20, 25 सुद्धा विद्यार्थी त्याच्यामध्ये घेतले जातात. यानंतर थोडेसे मुद्दे काढले, त्याच्यावर मी जरा एक नजर फिरवेन आणि मी बोलेन. तो नज़र फिरवत असताना जस्ट दोगाना आपको रिक्वेस्ट इतनी है कि जैसे कि एक है कि आप, क्योंकि आप यहाँ पर है तो आप क्या प्रैक्टिस करते हो, ये एक बात होती है. एंड थोड़ा सा मतलब जनरली क्या चलता है, क्योंकि हमको इससे इंडिविजुअली
एक्सेप्शन करके बहुत अच्छा काम करते होते लोग, लेकिन जैसे अभी इन्होंने कहा कि क्लास के एक इसमें 4 या 5 विद्यार्थी होने चाहिए, तो एक्चुअली होते हैं क्या, इसका भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमको डिटेल में उसमें नहीं जाना है, लेकिन अंदाज आने के लिए वो भी थोड़ा सा सोचेंगे। तो जनरली इसमें जो विद्यार्थी होता है, क्लासरूम टीचिंग में जो विद्यार्थी होता है वो कैसा होता है, तो बेसिकली स्कूल लेवल स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा एडमिट हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि पलुस्कर जी ने उस समय जो प्रचार का कार्य किया, तो उसके कारण, और आजकल तो बहुत ही सब बिकॉज ऑफ दिस टीवी शोज एंड एवरीथिंग, कि सबको लगता है कि कुछ ना कुछ कला आनी चाहिए। तो बच्चा टेबल पे तबला बजाता है तो उसको तबला को क्लास को भेजो, कुछ डांस करता है तो डांस को भेजो, ऐसे होता है। इस हिसाब से सबको क्लास में ज़्यादा बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा जाते हैं पहले, लेकिन आजकल ये क्लासरूम टीचिंग का ये बहुत ही बढ़ गया है। तो इसमें स्कूल के बच्चे ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा वर्ग होता है, महिलाएं होती है ज़्यादातर, ज्याला आपण हौशी महिला म्हणतो अशा, म्हणजे मैं जहाँ शारदा संगीत में सिखाता था, थोड़ा सा बीच में हिंदी में बोलूँगा, थोड़ा सा मराठी में बोलूँगा। शारदा संगीत में सिखाता था तब मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, तो उनकी, अभी तनय मेरे पास सीखने का आता था, तो उसकी माँ उसको छोड़ने के लिए आती थी, तो वहाँ बोरकर गुरुजी भी सिखाते थे, तो वो वहाँ जाके बैठती थी सीखने के लिए। तो इस प्रकार की भी महिलाएं बहुत रहती है इसमें, ये टीचिंग मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं। फिर कुछ कुछ लोग होते हैं जो रिटायर्ड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं। अभी मैं रिटायर हुआ हूँ तो मुझे कुछ काम नहीं है, तो ज़रा मुझे सिखाए। मैं बचपन में तबला सीखता था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं अभी शुरुआत करता हूँ। तो ये वर्ग भी इसमें बहुत सारा रहता है। और अभी इसमें जैसे आपने पूछा कि इसका जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स कैसे होता है, तो सिलेक्शन के लिए ऐसा कुछ खास रूल तो रखते नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमें पता ही नहीं होता है कि इसमें से आगे चल के कौन आगे जाने वाला है। इसमें से जो स्टूडेंट आएगा तो मुझे पता नहीं कि ये आगे जाके कोई अच्छा कलाकार बनने वाला है कि नहीं। तो पहले दिन तो मुझे ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मैं एक एज का मैं रख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे खुद को बता सकता हूँ, मतलब जो टीचर है उनकी ओर से मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं लेडीज़ को नहीं सिखाऊंगा, बड़े लोगों को नहीं सिखाऊंगा, बूढ़े लोगों को नहीं, सिर्फ मैं बच्चों को सिखा। जो मैं खुद का जो मैं एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि शुरुआत के दिन में मैंने सबको सिखाया, लेकिन अभी मैं स्पेशली छोटे बच्चों को ही सिखाता हूँ ज़्यादातर। तो ये हो सकता है, ये ऐसा क्राइटेरिया जो खुद को, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने पूछी नहीं है, शायद आपको अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक नंबर गेम भी रहता है। क्योंकि ये जो शिक्षक वर्ग है वो, उसका जो फीस मिलता है तो वो जो नंबर पे है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो नंबर भी उसको देखना चाहिए कि हर महीना इतना पगार, इतना पैसा आए तो ठीक है। कि एक बैच में मेरे अगर 6 बच्चे आते हैं तो फिर मैं 4 घंटा सिखाता हूँ, तो उतने ज़्यादा बच्चे, इससे थोड़ा सा आगे चल कर थोड़ा माल प्रैक्टिसेस भी हो जाती है। वो अभी नहीं बोलूँगा, मैं बाद में थोड़ा टाइम के बाद बोलूँगा, लेकिन ये बात भी होती है। तो लेकिन क्राइटेरिया बेसिकली इस तरह से कुछ होता नहीं है कि किसी को सिखा। अभी थोड़ा आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं बोलूँगा कि इसका जो शिक्षक वर्ग है वो कैसे होता है, कौन होता है, इसका जो टीचर्स जो होते हैं इसमें वो कौन होते हैं। तो जैसे कोई भी इस टीचिंग सिस्टम में कोई भी विद्यार्थी होता है तो कोई भी टीचर भी होता है। तो कैसे, मैं अगर तबला बजाता हूँ, मेरा फॉर एग्जांपल अभी जो बच्चे बैठे थे वो तो अभी क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, फिर भी कोई जूनियर लेवल के कोई बच्चा बजाता है तो वो उसमें उसके घर में तबला सुने देता है, तो पड़ोस का बोलता है, अरे अच्छा बजाता है तबला, जरा मेरे पिंटू को जरा थोड़ा सा सिखा दे। तो ये भी होता है। तो इस तरह से वो सिखाना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात होती है वो एग्जाम ओरिएंटेड मेन होती है। क्लासरूम टीचिंग में एग्जामिनेशन का महत्व बहुत है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि परीक्षाभिमुख ऐसी ये टीचिंग सिस्टम है मूलतः। तो अभी इसमें क्या होता है, परीक्षा माने गांधर्व महाविद्यालय, मेनली गांधर्व महाविद्यालय की परीक्षा होती है। कोई कोई लोग
नॉर्थ में प्रयाग संगीत समिति है, या कोई कोई भातखंडे संगीत जो पीठ है उसका भी फॉलो करते हैं कुछ कुछ लोग, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। लेकिन उनका एग्ज़ाम रहता है, जनरली 7 एग्ज़ाम्स उनके रहते हैं शुरुआत से लेके, प्रारंभिक से लेके हाथ बच्चों के बिठाना। अभी उसके सिलेबस में ज़्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया है तो उसमें 60% प्रैक्टिकल होता है और 40% उसका थियोरी का, शास्त्र का। और जो 40% प्रैक्टिकल जो भी है उसमें भी ऑलमोस्ट 70% जिसको अप्लाइड बोलते हैं, ऐसी थियोरी है, मतलब डेफिनेशन से उसमें, या फिर लिपिबद्ध करना है, मतलब वो भी जो क्रियात्मक के लिए काम आता है, ऐसा भी सिलेबस उसमें है। तो इस तरह से, लेकिन परीक्षा देना यही इस पद्धति का मेन एम, ऑब्जेक्टिव होता है। अभी मेरे विचार से बोलेंगे तो परीक्षा ये साध्य नहीं होना चाहिए, ये साधन है। बढ़िया, वाह वाह। तो ये साधन है एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है एग्ज़ाम में बिठाया, क्योंकि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, सिलेबस जो बनाया जाता है वो सिलेबस एक जनरल लोगों के हिसाब से बनाया जाता है। बराबर। और सिर्फ मैं अगर सिलेबस सिखाता हूँ तो उसमें जो अच्छे बच्चे हैं उनका बहुत नुकसान होता है, उसमें हो सकता है अगर सिलेबस सिखाया तो ये एक बात इसकी, ये सिस्टम की सोचने की बात है इस सिस्टम में। प्रवीण जी, कुछ आगे है मेरा सवाल। यस यस। सो मैं ओके just ओके ओके। ये लाना चाहूंगा कि इसका पीरियड आप क्या सोचते हैं? हाँ, अभी पीरियड की बात कहेंगे तो जैसे मैंने कहा कि इसमें 7 एग्जाम्स जनरली होते हैं विशारद तक के, प्रारंभिक से लेकर विशारद तक। लेकिन एक अच्छी बात भी इसकी है, ये जो मंडल है या कोई भी है, तो इनका ऐसा रूल नहीं कि आप ये 7 एग्जाम 7 साल में ही दे दो, ऐसा कुछ रूल नहीं है। इसमें आप अगर बच्चों को ठहरा सकते हो तो उसको बेड़ो कि अभी थोड़ा तैयारी और करो और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम हम अगले साल देंगे। उन्होंने 14 साल के उम्र पर एक स्लैब डाला है कि अगर आपको 5वीं परीक्षा देनी है तो आपके 14 साल कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा भी उन्होंने एक गांधीराम महाविद्यालय ने एक स्लैब डाला है। तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर बच्चा जनरली 6-7 उम्र में आता है तो उस उम्र तक 8 साल मिलते हैं। तो 8 साल में अगर जिसको करना है वो अच्छा उससे बेसिक करवा ले सकता है। तो जनरली मेरे ख्याल से एक 8-10 साल का ये अगर अच्छी तरह से शिक्षक सिखाता है, बच्चा भी अच्छी तरह से सिखाता है, तो 8 साल तक अच्छी तरह से उसकी शिक्षा हो जाती है जनरली। मतलब अभी शिक्षा मतलब क्या है इसमें कि उसका एक लेवल तक उसका हाथ तैयार होना, उसको लय की समझ आना, उसका थोड़ा सा टोनल क्वालिटी का उसको समझ, एक जनरल जो समझ आती है। इसलिए विशारद करने के बाद ऐसे बोला जाता है कि जो विशारद होता है उसका जो एजुकेशन है वो उस टाइम शुरू होता है। एक्चुअली जब विशारद होता है तो उसका शुरुआत हो गई, ऐसा जो मानते हैं शिक्षक और उस हिसाब से सिखाते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन विशारद हो गया तो हो गया, ऐसे हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से 7-8 साल का एक जो स्पैन है बच्चों के लिए, अगर आपके साथ में अगर दूसरी में अगर बच्चा आता है तो अगर 12वीं तक उसका अच्छा तालीम हो सकता है, अच्छी शिक्षा हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। बढ़िया, वाह। योगेश जी। नमस्कार। सुरेश दादा, इजाज़त ले रहा हूँ आपसे, आप सभी से इजाज़त लेके मेरे भाइयों से भी। जहाँ तक गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आपने सभी सिस्टम्स के बारे में सुरेश दादा ने नींव तो रख दी है, उस पर जो भी विचार आगे व्यक्त कर रहा हूँ वो मेरे निजी अनुभव से मैं कहना चाहूँगा, जो मुझे अब्बा जी के साथ, अला रखा खान साहब के साथ रहकर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो अनुभव हुए, उसमें से इस पद्धति के बारे में क्या मुझे सीखने मिला, और इस सवाल को लेके, इन सवालों को लेके मैं आपके सामने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। सर्वप्रथम इस गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो शिक्षण पद्धति, यही है ना, मेरे नज़र में मैं
जब गुरु शिष्य परंपरा में मैंने सुरेश दादा के साथ भी बहुत वक्त गुजारा है, उनके शिष्यों को भी देखा है। सुधीर काका के घर पे भी मैं उनके शिष्यों को सीखते हुए मैंने देखा है। और मेरा निजी अनुभव जो है, इसमें कोई पद्धति नहीं होती है, क्योंकि जब शागिर्द पहुंचता है गुरु के पास, जब मैं अब्बा जी के पास पहुंचा तब मैं 9 साल का था। तब मेरे गुणों को नहीं जानते थे, मेरे अवगुणों को भी नहीं जानते थे। और ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो एक शिष्य और गुरु का रिश्ता होता है, वो रिश्ता बनते जाता है, और जैसे वो रिश्ता बनते जाता है वैसे ही सिलेबस तैयार होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब मैंने अब्बा जी के पास सीखना शुरू किया, तब उन्होंने मुझे गिनकर 5 से 6 साल सिर्फ तिट के कायदे सिखाए उनके विचारों से, और उसको मैंने बहुत रियाज किया। हमेशा ऐसे ही रियाज करके जाता था, यही उम्मीद लेकर के कि अब वो कुछ और सिखाएंगे दूसरा, लेकिन फिर कोई और तिट का कायदा सिखाते थे। अब ये जो पद्धति है, ये शायद किसी और शिष्य और गुरु के रिलेशनशिप में शायद अनुकूल नहीं हो। वैसे ही अब्बा जी के पास कोई और आ जाता था तो उनके लिए कोई और पद्धति होती थी। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई सिलेबस नहीं होता है, ये प्रेरणादायक भी होता है कि शागिर्द गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु को तो सिखाने का मन होता ही है, वो तो अपना प्राण दे देता है शिष्य में, लेकिन शिष्य को भी गुरु को इंस्पायर करना पड़ता है। और ये मैंने मेरे तालीम के समय मैंने ये अनुभव लिया है कि जब मैं सीखते जाता था और बजाते जाता था, और बजाते बजाते उनकी उपज होती थी, आगे की बात बताते थे, तुरंत आगे की बात भी बजा देता था, तो बाद में आगे के 4-5 बातें पलटे बता देते थे, मुझे बजाने नहीं देते थे। ये जो ऊर्जा है, जैसे सुरेश दादा ने कहा, ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा ही डिसाइड करती है गुरु के अंदर से कि आज इसका सिलेबस क्या होगा। तो प्रेरणा स्रोत है वो, जिस तरह से गुरु को प्रेरणा आती है शागिर्दों के अवगुणों को गुणों को देखते हुए, वो उस समय निर्णय लेता है कि इसका यह पक्ष कमज़ोर है, तो उसको इस दिशा में 1 महीना भर ले जाया जाए, उसके बाद मोड़ देंगे अलग दिशा में। जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन ऑब्वियसली टैलेंट बेस्ड होता है, एक क्षमता उसमें होनी चाहिए। जैसे क्लासरूम टीचिंग से मैं यहाँ प्रवीण भाई को मैं बहुत, मतलब मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन इनके ज़रिए मेरे पास अभी 4 शागिर्द मेरे पास आ गए। इन्होंने इतने कष्ट किए हैं, और ये जो काम करते हैं ना, ये गुरु के पास पहुंचने से पहले ये फिल्टर करते हैं, और ये फिल्टर का काम बहुत कठिन होता है, दिमाग खराब हो जाता है उसमें। मैं सच कहता हूँ, क्योंकि मैं जिस पद्धति में सीखा हूँ, उस पद्धति में मेरे उस्ताद को बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं हुआ करता था। 3 बार या 4 बार मुश्किल से कहते थे, अगर मैंने सीख लिया तो सीख लिया, वरना आगे चलते थे। मुझे फिर बैठ के सोचना पड़ता था उन्होंने क्या कहा होगा, उसके मुताबिक आगे करना पड़ता था। लेकिन ये जो काम करते हैं क्लासरूम टीचिंग का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुरेश दादा ने बहुत अच्छा मुद्दा कहा है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए। जब इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, तब जाके हर सिस्टम से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ले करके वो शागिर्द बहुत अलग रूप से तैयार हो सकता है। और ये
मेरे पास जो शागिर्द आए वो तो प्राथमिक शिक्षा तो हो गई थी उनकी, संस्कार भी हो गए थे गाने बजाने के थोड़े बहुत, और इसलिए सिलेक्शन में आसानी हो जाती है कि आया काफ़ी बजा रहा है, समझ भी रहा है, उसी में एक स्फूर्ति आती है कि भाई यार इसको सिखाया जाए आगे। तो सिलेक्शन जैसे क्लासरूम टीचिंग में कोई चॉइस नहीं रहता है, इसमें ये यूनिवर्सिटी टीचिंग में उनका अपना सिलेक्शन प्रोसेस होता है। वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अगर बनाना है शिष्य को, आगे उस स्तर पे ले जाना है, तो थोड़े ऐसी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसमें वो बात है कि नहीं ये पहचानना पड़ता है, और पहचानने के बाद ही फिर उसको स्वीकार करना पड़ता है। और तीसरा सवाल आपका अंदाजन लेंथ लेंथ को मैं मतलब ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हर एक गुरु की अपेक्षा अलग अलग होती है, हर एक सिस्टम की अपेक्षा अलग अलग होती है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा और मैंने जो अनुभव लिया, समय कितना भी लगने दीजिए उसको, अगर गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा लगे कि मैंने जो बात सिखाई है शागिर्द, गुरु ने जो शिष्य को बात सिखाई है वो अब आगे अपने नज़र से ले जा पा रहा है, ये जब दिखने में आता है तब वो स्वतंत्र विचार कर सकता है और वो उसका मार्ग उसने अपना बना लिया है। बहुत अच्छी, ऐसा मुझे लगता है। इसमें शायद 5 साल भी लगे, 7 साल भी लगे, 15 साल भी लगे। मेरे अनुभव में जब मैं अब्बा जी के पास सीखने गया था तो इतनी नॉन लीनियर तालीम हुई मेरी, मतलब मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि अब्बा जी के तालीम में छोटे छोटे सूत्र इतने छिपे हुए थे, और कभी कायदा, कभी पेशकार, कभी कोई विचार, उस मैंने कहा जो प्रेरणा उनको आती थी उस तरह सिखाते थे और उस तरह हमने सीख लिया। तो गुरु तो सिखाता ही है गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन शागिर्द को सीखना पड़ता है उसको। गुरु की जो नज़र है, वो जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के साथ उनकी आत्मा के साथ एक होना पड़ता है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो ये दोनों तरफ से जो ऊर्जा एक हो जाती है तब शागिर्द को नज़र मिलना ये निश्चित है। वाह, बढ़िया। गौरांग जी, विद्यापीठ नाही, आता आहे माझ्याकडे वेगळा, तो चालू राहील। नमस्कार, आदरणीय मयंकर साहब को नतमस्तक प्रणाम करते हुए और तलवलकर साहब जी को चरण स्पर्श करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। एक्चुअली यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी सारी यूनिवर्सिटी बैठी हुई है। इनको मैं क्या कहूँ, इनको मैं क्या कहूँ, इनको मैं क्या कहूँ, वहाँ बैठे उनको क्या कहूँ। गांधर्व विद्यालय मंडल भी यहाँ है, सारी चीज़ें यहाँ हैं। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यानी कानी च कर्माणि लोके ताले श्रितानि च आदित्यादि ग्रहणम च ताल नैव गतिर्भवेत्। जो ताल जो है, ताल से ही पूरी दुनिया चलती है, तो ताल जो है वो यहाँ गुरु को ले लीजिए आप। यानी विद्यालयन शिक्षा हो, क्लासरूम शिक्षा हो या गुरु शिष्य परंपरा हो, वहाँ गुरु वो शिक्षक वही श्रेष्ठ है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊं कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से आया हूं, और महाराजा सयाजीराव को अगर हम लोग यहाँ याद नहीं करेंगे तो थोड़ी गुस्ताखी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब वो वहाँ राज्याभिषेक हुआ, 18 साल के थे और कीर्तन होता था, वहाँ एक कीर्तनकार कीर्तन करते थे मराठी में, और तब कीर्तनकार एक दिन ऐसा हुआ कि वो गाते गाते कुछ बीमार जैसे हो गए और वो गाना नहीं गा पाए। तो वहाँ जो बैठे थे उन्होंने बोला कि भाई कोई गा सकता है।
तब ये सत्य घटना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये हमारी विद्यालयीन शिक्षा के साथ बहुत जुड़ी हुई बात है। इसलिए तो एक बच्चा खड़ा हुआ और उन्होंने कीर्तन गाया। अब जब कीर्तन गाया तब महाराजा सयाजीराव को एक स्ट्राइक हुआ कि हमारे राज्य में ऐसे कितने बच्चे होंगे कि जो इस तरह का संगीत गाते होंगे। तो उसी वक्त उन्होंने कलावंत कारखाना 27 फरवरी 1886 में कलावंत कारखाना और उसका नाम छोकराओनी गायनशाला ऐसे रखा। और 1886 में उन्होंने 11 साल का बच्चा हो वो यानी सीखने के लिए जा सकता है। और वहाँ प्रोफेसर मोला बख्श यानी भारत की शिक्षा प्रणाली में हम पहले प्रोफेसर कह सकते हैं, ऐसे प्रोफेसर मोला बख्श को वहाँ स्थापित किया। उन्होंने प्रोफेसर की पदवी दी और वहाँ छोकराओं की गायनशाला शुरू हुई। और वो पहले 6 साल तक वो गायनशाला यानी तब डिप्लोमा की डिग्री अभी 5 साल है वहाँ ये शुरू हुआ। तो 11 साल का बच्चा एक थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तो बड़ौदा में पहली यानी ये शुरू हुआ 1886 में। उसके बाद वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक डांस एंड कल्चर कॉलेज बना, उसके बाद फैकल्टी बना और आज वो क्या कार्यरत है। तो आज हमारे यहाँ वो परंपरा यानी उसके बाद गांधर्व महाविद्यालय मंडल आया, सारी चीज़ें आई बहुत सारी। तो उस वक़्त से यानी बच्चा उसको संगीत का ज्ञान है कि नहीं है, उसको वो आता है अगर सीखने के लिए तो उसको सिखाया जाता है। तो पहले से ही उसको ता नहीं पता है, ना नहीं पता है या सा कुछ भी नहीं पता है, लेकिन संगीत सीखना है। तो ये सारी बातें वहाँ बड़ौदा में पहले शुरू हुई। आज हम उसी बात को वहाँ से चल रही है, उसी बात आज भी चल रही है। आज डिप्लोमा 4 साल का डिप्लोमा वहाँ चलता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क हुआ है कि हम वहाँ पहले बच्चे को एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं पहले, थोड़ा सा यानी हत्था पंजा नहीं, लेकिन संगीत का क्या ज्ञान है, ताल के विषय में पता है या कुछ ठेका मुंह जबानी बोल सकता है, कुछ कलाकारों के नाम उनको याद है। ऐसी बातों को जानकर हम उनको एडमिशन देते हैं। हर रोज़ बच्चा आता है, हर रोज़ शाम को 6 से 8 बजे तक वो वहाँ सीखता है। रविवार को सिर्फ छुट्टी दे रहती है और बाकी तो ये सिलसिला वहाँ चलता है। और 4 साल का है, उसके बाद यूनिवर्सिटी उसको यानी भारत का सबसे पहला ऐसा कोर्स है कि यूनिवर्सिटी डिप्लोमा डिग्री देती है उसको, और बच्चा 4 साल तक पढ़ता है। लेकिन ये 4 साल तक जो पढ़ता है वो प्रारंभिक से भी प्रारंभिक जो हम कहते हैं वो तैयार होता है बच्चा, ताल लय के विषय में गुरुओं को पहचानने लगता है। क्योंकि आजकल सारी चीज़ें गुरुजी ने तो सारी चीज़ बता दी है। गौरांग जी थोड़ा सॉरी इंटरप्ट करता हूँ, ये 4 साल किसके बाद कौन से स्टेज पे एडमिशन, कौन से स्टेज पे लेते हैं? एलिजिबिलिटी 5th पास हो, बच्चा 5th दौरान पास हो तो वो 9th में आएगा, तब तक वो डिप्लोमा हो जाएगा। यानी 10th और 12th तक वो पढ़ाई कर सकता है अपनी उसको, लेकिन उसके अंदर बेसिकली संगीत के संस्कार उसमें रहे, यही एक बेसिकली उद्देश्य है और कुछ नहीं। क्योंकि बचपन से अगर कोई, और वही बच्चे जो डिप्लोमा करते हैं वही बच्चे आगे जाकर 12th करके डिग्री में आते हैं। अब जब डिग्री में आते हैं तो 12th पास होके डिग्री में आते हैं, हम उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। दूसरी बात कि हमें इंटेक कैपेसिटी भी देखनी पड़ती है, तो इसलिए हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे सीखने के लिए आए हैं लेकिन अत्था पंजा भी बराबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी एडमिशन देना पड़ता है क्योंकि ऊपर से प्रेशर होता है वो कि इंटेक कैपेसिटी के कारण। तो उसमें 3 तरह के बच्चे आते हैं। एक तो बहुत अच्छे जो डिप्लोमा करके आए हैं, समझदार वाले बच्चे हैं और गांधर्व महाविद्यालय के विशारद तक किए हुए हैं या वो सारे, तो ऐसे बच्चे आते हैं, उनको हम एडमिशन देते हैं। वहाँ हम सिलेबस, गुरुजी ने बताया कि एक ताल बजाना है, रूपक बजाना है, तो हम 3 साल तक वो पढ़ेगा, तब तक हम 3 ताल हर साल रखते हैं। रूपक, पहले रूपक, फिर थोड़ा सा जपताल और एक ताल, फिर
इतने इतने जो ताल हैं, इस तरह के जो बेसिक हमारे हैं, उनके कायदे वो वगैरह सिखाए जाते हैं। तो 3 साल का एक कोर्स होता है। उसके बाद मास्टर्स डिग्री में जब आता है बच्चा, तब हम 15 मात्रा, 11 मात्रा, 9 मात्रा, 13 मात्रा, 3 ताल तो होता ही है। ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें सिलेबस 50-50% होता है, क्योंकि हमें यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल 50% और थियोरिटिकल जो बात है वो 50% होती है। वो दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो इस तरह से पूरा एज चलता है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैं भी गुरु शिष्य परंपरा से सीखा हुआ हूँ, और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ जाएंगे तो सारे, जैसे प्रवीण उद्धव जी गुरु जी के शिष्य हैं, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है। आप खैरागढ़ में जाए तो मुकुंद भाले साहब, वो भी गुरु शिष्य परंपरा से है। हम अजय अष्टपुत्रे साहब, बाकी सारे सक्सेना साहब से सीखे हुए हैं। आप ग्वालियर में जाइए, वहाँ भी गुरु शिष्य पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, सिलेबस कुछ भी हो, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा वहाँ आज भी जिंदा है, और वो जिंदा रहनी चाहिए। जब ये खत्म हो जाएगी तो वो सर्टिफिकेट कोर्स हो जाएगा, है ना। तो वो गुरु शिष्य परंपरा आज चल रही है, और इसीलिए आज जो चल रहा है वहाँ मास्टर्स के बाद हम वर्कशॉप क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। गुरु जी को क्यों बुला रहे हैं, इनको क्यों बुला रहे हैं कि एक कूपमंडुपता में, एक कुएं में मेढक रहता है, तो उसी को वो दीवार पर जाता है, वो उसको उसकी दीवार उसको पता लग जाती कि यही दीवार है, तो वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसलिए हम ऐसे गुरुओं को, यानी हमने हमारे सिलेबस में इस चीज़ को डाल दिया है कि हर साल एक सेमिनार होना चाहिए, 2 वर्कशॉप होने चाहिए, साथ में सभावादन होना चाहिए। यानी जो बच्चा टीवाई में लास्ट ईयर में आता है तो उसका मंच प्रदर्शन कंपलसरी होता है, और बाकायदा कार्ड छापे जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है। बच्चा चाहे कुछ भी बजाए, लेकिन उसको वो, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम कलाकार बनाते हैं। हम जो गुरु के पास आगे जाने वाला है, इनके पास जाने वाला है, गुरु जी के पास जाना, तो वो हम तैयार करते हैं, वो बच्चों को हम तैयार करते हैं ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके और इनसे शिक्षा लेकर भारतीय परंपरा को आगे ले जा सके। दूसरी बात मैं और एक बताना चाहूँगा, इसीलिए जरूरी है कि गुरु शिष्य परंपरा से बच्चा जाएगा तो आज नौकरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो उसको मैं योगेश जी के सीख कर आया हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी में अगर वो फॉर्म भरेगा तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। मैं सूरज दादा के पास सीख के 10 साल सीख के आया हूँ, तो वो आएगा तो मैं देखूंगा नेट पास है, पीएचडी है, मास्टर डिग्री है, बैचलर किया हुआ है, 65% है, ये सारी चीज़ें देखूंगा। तो आज दोनों चीज़, इसलिए सेमिस्टर सिस्टम हो गया है। सेमिस्टर सिस्टम इसीलिए भी लिया हुआ है कि हम विश्व के साथ, हम पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा, आँख से आँख मिलाकर चले। इसलिए हमारे सेमिस्टर के अंदर सिर्फ बच्चा म्यूज़िक नहीं पढ़ता है, उसके साथ साइकोलॉजी पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, एस्थेटिक पढ़ता है, फिर कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है। तो बच्चा नौकरी के लिए जाता है विदेशों में, यहाँ तो शायद, लेकिन विदेश में जाता, क्या किया, तबला सीखा, कितने साल, 5 साल, मास्टर डिग्री किया, और क्या सीखा, तो मुझे साइकोलॉजी भी आता। अच्छा, और क्या सीखा, कितना क्रेडिट का कोर्स किया आपने, तो बोले एस्थेटिक भी मैंने सीखा। अच्छा, कितने क्रेडिट का, तो 3 क्रेडिट का। फिर तो मैंने फिजिक्स भी किया है, कितने क्रेडिट। तो वो उसको तबले से नौकरी शायद नहीं मिलेगी, लेकिन फिजिक्स, एस्थेटिक, कल्चर हेरिटेज और इंग्लिश से उसको नौकरी मिलेगी। फिर बाकी वो जाकर तबले का काम शुरू करेगा, लेकिन सर्वाइव के लिए ये सारी चीज़ जरूरी है। तो आज जो चल रहा है पूरा, तो यूनिवर्सिटी लेवल को हमें बहुत तवज्जो देना चाहिए। हम गुरुओं के लिए हम शिष्यों को तैयार करते हैं, और वो शिष्य जब ऐसे शिष्य तैयार होंगे और नेट परीक्षा पास करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे और इंस्टीट्यूशन में आके बैठेंगे ऐसे हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन में, तो ये परंपरा न भूतो न भविष्यति, कभी भी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये कलाई रहेगी। तो इसीलिए अब आज क्लासरूम टीचिंग, यानी 11 साल 5th दौरान बच्चा पढ़ता है, वो भी ज़रूरी है। उसके बाद बैचलर भी जरूर है, उसके बाद मास्टर्स भी जरूरी है, उसके बाद गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है उसके बाद, ताकि हमारी परंपरा आगे बढ़ सके। तो यही
इनटेक कैपेसिटी है हमारी 20 लोगों को एडमिशन देना होता है। मास्टर्स में जब जाते हैं तो 15 लोग होते हैं, पीएचडी में आते हैं तो प्रोफेसर्स होता है तो 8 बच्चों को पीएचडी कराता है। और दूसरा, आज पीएचडी का ट्रेंड भी बदला है। पहले हो जाता था कि मैं फर्रुखाबाद के ऊपर पीएचडी कर दो तो 50 लोग फर्रुखाबाद पर मिलेंगे, लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। आज बहुत छांट कर बच्चों को लिया जाता है, सारी चीज़ों को देखी जाती है। आज हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथ, हम जो ताल बोलते हैं, हम आज किसको पता है कि ताल के 10 प्राण कहाँ से निकले हैं? नहीं पता है। ताल के 10 प्राण आपको पता नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताल के 10 प्राण नारद के संगीत मकरंद से निकले, और वो भी उसमें 2 अध्याय है, एक संगीत अध्याय और नृत्य अध्याय। ताल अध्याय नहीं है, लेकिन ताल अध्याय नृत्य अध्याय से निकला है ना। तो ये सिखाना भी जरूरी है इन लोगों को। तो इसीलिए इस तरह का यूनिवर्सिटी लेवल पर आज काम हो रहा है। 100% जो वर्कशॉप होते हैं, उस वर्कशॉप से जो हमारे बच्चे हैं उनको वो पता चलता है कि सूरज जी के पास क्या कला है, उनकी क्या दृष्टि है, उनकी क्या उपज है, और उनकी तो एक कूपमंडुकता अवस्था में वो न रहे, पूरी दुनिया को देखे। क्योंकि अब कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो स्लोगन भी है, आप देखते हैं तो दुनिया छोटी हो चुकी है। तो हम क्यों इन लोगों का, पहले तो चलता था दंगल, तो दंगलों में जब जाते थे तब सारी चीज़ देखने को सीखने को मिलती थी, लेकिन आज गुरु हमारे द्वार तक पहुंचते हैं। मैं बहुत बहुत यूनिवर्सिटी सिस्टम की ओर से इन गुरुओं को नतमस्तक प्रणाम करता हूं कि वो हमारे तक पहुंचते हैं और हमारे बच्चों को लाभान्वित करते हैं, ताकि हमारी परंपरा जिंदा रह रही है एजुकेशन के साथ। बहुत बढ़िया। अभी मैं दूसरा सवाल आप ही से उल्टा चालू करता हूं, क्योंकि ये इसी के आगे इसकी मर्यादा क्या है? आपको आपका सिस्टम का मर्यादा भी होगा। ऐसा नहीं कि सर्वगुण संपन्न कोई सिस्टम नहीं होती है, हर एक में गुण दोष है। अभी सुरेश दादा ने भी बोला, तो उसके मर्यादा क्या है, तकलीफें क्या है, अडचणी काय आहेत त्याच्या, और उसके ऊपर इलाज क्या है? आपने क्या सोचा, ये इलाज होगा नहीं होगा? आप यूजीसी का नाम लिया तो उतना ही बस हो, मतलब आगे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है कि तकलीफें कहाँ तक जाती है। नवी दिल्ली जाके फाइट करके आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस इन दैट, सो मुझे मालूम है। लेकिन आपके हिसाब से आपका इसमें इलाज क्या है, और क्या किया तो ये सिस्टम और अच्छी हो जाएगी? बनारस जाइए, बड़ौदा आइए, खैरागढ़ जाइए, आप लखनऊ जाइए, सारी जगह पर बहुत अच्छे, यानी ऐसे गुरुओं के सामने बच्चों को बैठाना छोटी मोटी बात नहीं है। गौरांग जी, एक ही बात मैं पूछूं जरा प्लीज, आई एम सॉरी, मतलब मेरे या तो समझ में नहीं आया है। मुझे इतना बताइए कि आपने बोला कि ये सिस्टम क्लासरूम बढ़िया है, उसके बाद में आपका क्या डिप्लोमा या तो फिर डायरेक्टली डिग्री में इधर आना चाहिए, उसके बाद में वो गुरु शिष्य परंपरा में जाना चाहिए। वो कलाकार कब बनेगा, बजाएगा कब, कमाएगा कब? ये तो 20-22 साल तक तो आप ही के पास में रहेगा। उसके बाद में योगेश जी ने बताया कि अगर वो ठीक लगा उनको, तो उसके बाद में वो एक 10-12 साल का उनका प्रोग्राम है। नहीं तो और आप बोलते फुल प्रूफ है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ ऐसा कि हम बच्चों को तैयार करते हैं गुरुओं के लिए, बराबर, और उसके साथ उसको डिग्री मिलती है। तो वो डिग्री होने के कारण वो जॉब भी कर सकता है और गुरु के पास सीख भी सकता है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे आज कलाकार जो है, यंग कलाकार बजाते हैं, वो सारे डिग्री होल्डर भी हैं। हाँ जी, और गुरु के पास सीख भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बराबर है। तो जो पीएचडी भी कर रहे हैं कई सारे बच्चे, और बजा भी रहे हैं स्टेज पर, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो बच्चा 5 साल तक हमारे पास सीखता है, मास्टर्स डिग्री करता है, उसके बाद यूजीसी ने एक बहुत अच्छा एक मौका दिया है, वो है जीआरएफ और एसआरएफ नेट। मैं एनटीए के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कॉन्फिडेंशियल बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन बताता हूँ कि नेट जो है वो 2000 नेट का जो पेपर है वो 2013 से मैं उसका एक वो कमेटी का मेंबर हूँ, मैं निकालता हूँ साथ में। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि नेट के जरिए भी हमने इन गुरुओं को उस पेपर में डाला है। बच्चा है, उसको इन गुरुओं की बातों पर सुधीर मायंकर साहब की किताब के पास जाना पड़ेगा। यानी जो जितने भी लेखक हैं
उनके पास उनको जाना पड़ेगा, हमारी पुरानी बातों पर जाना पड़ेगा, हमारे घरानों के गुरुओं के पास उनको जाना पड़ेगा। ये नेट की जब तक आप डंडी नहीं दिखाते हैं, जब तक उसको धमकी नहीं देते हैं, तब तक वो नहीं जाएगा। तो हम बच्चों को सिर्फ क्लासरूम में वो 2 कायदा सिखा देते तो वो तो मास्टर हो जाएगा, लेकिन नेट तभी पास हो पाएगा जब उसके पास घरानेदार की बात है, एस्थेटिकल बात है, बंदिशों में छंद की बात है। आज बच्चे छंद बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम नेट में उनको पूछते हैं कि गण क्या है, यगण क्या है, मगण क्या है, ये सारी चीज हम पूछते हैं। तलवलकर साहब की क्या खासियतता है, योगेश दादा की क्या खासियतता है, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु के गुरु कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ये सारी चीज हम नेट के पेपर में डालते हैं ताकि बच्चे वहां तक पहुंचते हैं। तो ये काम हम वहां से भी कर रहे हैं बैठ के, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अदृश्य तौर पर आप बच्चे को पूछिए नेट की एग्जाम, तो उनको मयंकर गुरुजी का वो किताब है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको भरतनाट्य शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा। सर 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी किताबें उसके ऊपर उनको जाना ही पड़ेगा। जब वो किताब पढ़ेगा तो मयंकर गुरुजी का जो सोच है उनकी, वो उनको आवर्तन पढ़ना पड़ेगा, उसको आवर्तन पढ़ना पड़ेगा। तो वो ये किताब तो उनको वो भी पता चलता है कि अच्छा ये किताब भी आई, नहीं प्रश्न पूछा गया है तो नई किताब आई क्या, तो हम ये अपडेट करते हैं पूरा और बनता। और जब नेट हो जाता है तो उसके साथ GRF और SRF, GRF होता है तो उसको 40,000 रुपीज पर मंथ UGC देती है, और SRF होता है तो 50,000 पर मंथ देती है। यानी गुरु के पास जा रहा है, उसको पैसों की चिंता नहीं लगती अब, इसलिए हम GRF बोलते हैं बच्चों को, GRF करो, GRF पास करो। तो GRF पास करेगा तो उसको कमाने का झंझट 5 साल तक ये सारी चीज कर सकता है। तो इनके पास आराम से जा सकते हैं, इनको फीस भी दे सकता है अच्छी तरह से, गुरुओं का मान सम्मान रख सकता है और अपना काम कर सकते हो। और GRF SRF के बाद वो कहीं भी जॉब है। और दूसरी बात, एक और बात बताना चाहूँगा कि नई एजुकेशन सिस्टम आई है, उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सारी कॉलेजेस में 3 लोगों की बड़ी आवश्यकता होगी। आप एक भी संगीत का बच्चा घर पे नहीं बैठेगा, जो अगर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुई तो। एक भी फिजिकल एजुकेशन का बच्चा घर पे नहीं बैठा, एक भी फाइन आर्ट्स का बच्चा घर पे नहीं बैठेगा। जिन जिन लोगों ने एकेडमिक लेवल पर अच्छा किया है और वो किया है, वो लोग, यानी सारी फैकल्टीज में वो 3 चीज होना जरूरी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो अब सरकार ने ये किया है। तो और ये भी इसमें भी हम लोगों का बहुत हाथ है। हम बार बार लिखते हैं कि भाई हमारे बच्चों को, हाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, हमारा बच्चा नवरात्रि में बजाता है तो पैसा मिल जाता है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो कब तक करेगा ये। तो इसलिए ये सारी प्रावधान हुई है। अब ये वो आपकी जानकारी के लिए, यानी क्लासरूम टीचिंग फर्स्ट ईयर से ले, यानी ये 7 साल का डिप्लोमा से लेकर मास्टर्स डिग्री और गुरु, ये सारी चीज़ अगर आप 12 साल में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक अच्छे कलाकार, अच्छे शिक्षक और भारत को आगे बढ़ाने वाले, भारत की विद्या संस्कारों को आगे ले जाने वाले एक व्यक्ति बन सकते हैं। मतलब ये जो लिमिटेशंस है, या लिमिटेशंस बोलूं या रेगुलेशंस बोलूं यूनिवर्सिटी टीचिंग के, जिसमें हर कोई बॉडीज होती है, जैसे आपने नेट सेट की बात कही, एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग टाइप के। तो जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो कुछ, जैसे कि कोई ऐसा, मुझे अगर आई एम सॉरी बट ऐसा 1 मिनट के लिए ऐसा लगे कि अरे इसकी मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन वो सिस्टम में उसकी ज़रूरत है, तो मैं मानता हूँ। तो उसके हिसाब से, आपके हिसाब से अब भी जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और उसमें अलग और ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरत नहीं है। और जो MS युनिव्हर्सिटी में चल रहा है वही ऐसी साक्ष बहुतांची सगळीकडे तसंच आहे। बर सभी जगह। दूसरी एक और बात बताना, मैं हमारे UGC ने एक रेमेडियल क्लास भी रखा है। मैं आपको बताऊं, जो बच्चे कच्चे हैं, जो अच्छा सीख नहीं रहे हैं, यानी उनका रियाज नहीं है, वो आता पंजा बरोबर नहीं है, तो उनके लिए रेमेडियल क्लास कंपलसरी है। सारी हमारी यूनिवर्सिटी में होता है वो, कि हम आफ्टर द 1 बजे के बाद हम वो क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस, जो बच्चे जो ठीक नहीं है, यानी उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है, उनको पर्सनल तौर पर हम उनको सिखाते हैं। इसलिए रियाज सेशनों का भी हम, या रियाज यज्ञ या रियाज सेशन ऐसे नाम देकर
क्योंकि क्या होता है, क्रिया शेषन नाम दे दिया ना तो हमारे वो काम में काउंट होता है, ये हमको दिखाना पड़ता है कि भाई आपने क्या क्या किया। तो उस वजह से भी ये सारी चीज़ हो जाती है, सेमिनार दिखाना पड़ता है, वर्कशॉप दिखाना पड़ता है, सारी चीज़। तो इससे दो फायदा ले लेते हैं। देखिए, जिसको आगे जाना है वो जाता ही है ना, ये बात सही है, यही बात है। और जिसको सिर्फ डिग्री लेना है वो डिग्री लेता है, और उसके बाद उसका क्या होता है वो भी हम देखते हैं। योगेशजी, तुम्हाला गुरु शिष्य परंपरेमध्ये काय वाटतं की कशा प्रकारे, म्हणजे ह्याच्या काही मर्यादा आहेत का, अडचणी आहेत का, आणि काही आज 2022-23 अँड फ्युचर असं बघताना काही याच्यात थोड्याशा काही बदल जे प्रॉबेबली तुम्ही केले पण असतील, पण इफ यू कुड जस्ट थ्रो सम लाईट ऑन दिस. शुअर. पण मला इथे सुधीर काकांनी जे अर्ली 2000sमध्ये जे केलं आहे त्याच्याविषयी बोलायचं महत्त्वाचं वाटतंय की पुण्यात त्यांनी पुणे यूनिवर्सिटीमध्ये जो विद्यार्थी सीख रहे थे उस ज़माने में, मैं 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय अलग माहौल था और बच्चों को ये चुनौती थी. अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ऐसे भी देखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे प्रवीण ने कहा था कि नंबर गेम होता है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नंबर्स कंप्लीट करने के लिए उनको ज़बरदस्ती लेना पड़ता है. ये एक बात, सॉरी मैं मतलब ऐसा मतलब जो मैंने देखा है और जो मुझे कहा गया है डायरेक्टली वो बता रहा हूँ. मैं मानता हूँ कि कोई भी सिस्टम चलने के लिए नंबर्स तो चाहिए, नहीं तो डिपार्टमेंट चलेगा कैसे, ये तो बात है. लेकिन अगर चलाना है तो वो चलाने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम एस्टैब्लिश हो कि अगर बच्चों को कथक करना है, गाना करना है, यूनिवर्सिटी में तबला करना है, तो वो बच्चे आए कहाँ से, कि किसी क्लास में सीख रहे हैं. अभी प्रवीण के क्लास में सीखेंगे तो धन्य है, अगर किसी ऐसे वैसे क्लास में सीखे हैं जो शौकिया खुद ही नहीं जानता है, वो अपने आप बच्चों को सिखा रहा है, वहाँ से अगर आ गया और अगर उसको BA MA के लिए सिलेक्ट कर लिया तो बेचारा क्या करेगा. और ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो मेरे पास आए थे, जो मतलब फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं उनको सिखा नहीं सका. ये नहीं उनके माँ बाप को बोल सका कि ये बहुत अच्छा बजाएगा, ऐसा नहीं होता है, जिसको हम फॉल्स होप्स कहते हैं. हम फॉल्स होप्स नहीं दे सकते हैं. तो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में हमारे सिस्टम के लिए सुधीर काका ने पुणे यूनिवर्सिटी के साथ ये तय किया, एक तो सिलेबस रीडिज़ाइन किया. सिलेबस रीडिज़ाइन करने के बाद जी सही बात है. ये डिज़ाइन मतलब सिलेबस 5 साल का हमने तीनों ने मिलकर किया. तो उसमें एक कायदा बजाओ जपताल में इतना कहने तो धा तीट धा तीट धा धा तीट, इसलिए में बजा कर ख़त्म करते थे एक ज़माने में. तो धा तीट बोल इस लय में बजना चाहिए, इस मीटर में बजना चाहिए, वो भी डाला है. करेक्ट. तो उसकी परीक्षा पद्धति भी तय कर ली है. वो शिक्षा पद्धति तो काफ़ी एक उसका रिजल्ट आने में मदद हुई है. और उन बच्चों को अपने अपने गुरुओं के पास सीखने की अनुमति मिली. और वो काम जितेंद्र अभिषेकी जी का है. तो ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि अपने अपने गुरु के पास सीखने के लिए अनुमति देगा. सही बात. तो ये जो हुआ, ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा में जो लिमिटेशन है उसको दूर किया कि अगर उसको गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सिखाते जाओ, इतने सारी चीज़ें सिखा रही है, अचानक समझ में आए कि इसको थियरी मालूम नहीं है, तो थियोरेटिकल जिस तरह से यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है और ये सारी विषय जो अभी आपने सुने,
वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कैसे बताएंगे? तो यूनिवर्सिटी सिस्टम से जब गुरु शिष्य परंपरा के तरफ उनको सीखने की अनुमति मिलती है तो उनको दोनों तरफ से ताकत मिलती है, और इससे बढ़कर कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। फिर उसको वो सिलेक्ट कर सकता है कि अगर वो परफॉर्मर ओरिएंटेड है और उस तरफ जा रहा है तो कह सकता है कि मुझे MA BA PhD प्रोफेसर गिरी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं ये करूँगा। और अगर ऐसा लगता है कि ये जो फील्ड है इसमें हड्डी तोड़ के भी मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर मैं इस तरफ मैं अपना समाधान कर लूँगा। तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये जो लिमिटेशन था वो 22 साल पहले दूर हो गया, मुझे ये कहना। उसमें सुरेश दादा, सुधीर काका, भाई काका, इन लोगों का सबका योगदान है। तुला आहे माईक आहे? हा हा हो, बोला बोला, एक please, 2 please. मिनिटं. अगदी. हा. सुरेश दादांना आठवत असेल मुंबई विद्यापीठाचं संगीत विभाग, आणि थोडंसं तबल्याकडून गाण्याकडे येऊया. 1969ला सुरू झाला. मी पहिल्या बॅचचा विद्यार्थी. 1969 त्यावेळेला एक इंटिग्रेटेड म्हणजे कशी सिस्टम, 2च वर्षाची सिस्टीम होती. पुढे फेल झाली ती अनेक कारणामुळे, UGC म्हणा काही म्हणा. पण इंटिग्रेटेड काय होते, गुरु वेगळे होते गाण्यातले. गजानन बुवा जोशी, निवृत्तीबुवा सरनाईक, फिरोज दस्तूर. मी 1969ची गोष्ट सांगतोय. रत्नाकर पै आणि गोविंदराव अग्नी असे 5 गुरु होते. त्यांना थिअरी शिकवायला अजिबात कंपल्सरी नव्हतं, त्यांनी गाणं शिकायचं. हे 5 गुरु होते. त्यांच्याकडे 2 वर्ष डिप्लोमा कोर्सच सुरू झाला आणि तिथे 2 वर्ष त्यांनी थोडा सिलेबस केलेला होता, पण ते गुरु सिलेबसमध्ये बसणारच नव्हते. ते हे म्हणाले तसं त्यांचा तो सिलेबस ते ठरवायचे. ठीक आहे, परीक्षा घेताना ते सांभाळून घ्यायचे सगळे, कारण अशोक रानडे तिथे असल्यामुळे हे सगळं फ्लेक्झिबल चालू होतं. हेड म्हणून होते, पण गाणं शिकवण्यासाठी हे गुरु होते. आमचं झाल्यावर मग गुरुकडे जा असं कोणी त्यांना सांगितलं नाही. दॅट इज द प्रॉब्लेम विथ युनिव्हर्सिटी, की आम्ही आता काहीतरी करून घेतोय मग यांच्याकडे जा तुम्ही, असं नाही आहे. तिथेच सुरू इंटिग्रेटेड मॉडेल आहे, ते फेल झालं सोडा. कारण मग प्रोफेसर कोण, असिस्टंट प्रोफेसर कोण, असोसिएट प्रोफेसर कोण, लेक्चरर कोण, हे सगळे नियम UGCने आणायला सुरुवात केली आणि सगळ्या डिपार्टमेंट्सना एकाच सरकातून काढायचं. संगीताला असं काही वेगळं राहिलं नाही, जे सुरुवातीला 10 वर्ष तरी होतं. डिग्री कोर्स सुरुवात झाला तिथे होते गुरु. काही लोकांनी सोडून दिलं, गजानबुवा तोपर्यंत म्हणजे त्यांना नंतर यायला जमेना. काही लोकांनी, पण निवृत्तीबुवा होते, फिरोज दस्तूर हे गाणं शिकवत असत. दस्तूर साहेब तर खूपच वर्ष होते. तेव्हा हे एक इंटिग्रेटेड मॉडेल आपण विसरलो आहोत असं मला वाटतं. युनिव्हर्सिटी पूर्ण UGCला त्याची काही पर्वा नाही आहे. हे पूर्णपणे विसरून गेलेलो आहोत की थिअरी शिकवायला. बरोबर आहे, तुमचं बरोबर आहे, सायकोलॉजी शिकायला पाहिजे, इस्थेटिक्स शिकायला पाहिजे, सोशॉलॉजी ऑफ म्युझिक शिकायला पाहिजे, असे अनेक विषय म्युझिकशी संबंधित. म्युझिक आणि योगावर लेक्चर्स असायचे. पण गाणं हेच गुरु शिकवणार आहेत की हो. सॉरी मी मध्ये आपला वेळ घेतला, पण अतिशय चांगली चर्चा चालू आहे. पण एक आठवण करून दिली की 1969 मधला जवळजवळ एक 10-15 वर्ष चाललेला प्रयोग फसला.
आताच्या गुरुंकडे स्वतःच्या गुरुंकडे तुम्ही जा. नंतर जा पण ते आमचं झाल्यावर गुरुकडे जात असताना नाही. हे करतात, डिप्लोमा डिग्री वगैरे डिग्री करत करतात. हा ठीक आहे ही पद्धत जास्त आहे चांगली. नाही, आत्ताची प्रश्नच नाही, ही जास्त सर्वसमावेशक अशी आहे आणि योग्य वेळेला गुरुकडे जाता येणं एवढंच आपल्याला बघायचं आहे. प्रवीणजी, शॉर्टकमिंग्स आणि त्याच्यावर उपाय, व्हॉट एव्हर तू काही जे विचार केला. ठीक आहे. क्लासरूम टीचिंग, याच्या काही ज्या मर्यादा म्हणूया, ह्याचे काही, सबसे पहले जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं तो कुछ भी नहीं होते हैं, किसी मालूम ही नहीं होता है कि उसको क्या आने वाला है कि नहीं आने वाला है. तो उसको एक बार वहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है तो वो एग्ज़ाम के लिए तैयार करना शुरू हो जाता है. तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहना, ये इस बेसिकली क्लासरूम टीचिंग जो गंधर्व महाविद्यालय का जो ये है, तो ये जो सिस्टम में सबसे कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ऐसे ही सिखाया जाता है. जो टीचर्स इसमें रहे हैं, 2 या 3 प्रकार के टीचर्स लोग यहाँ पर रहते हैं. पहला टीचर होता है जो उदयोन्मुख कलाकार है, जैसे यंगस्टर्स, 22-23 साल का लड़का तबला बजाना शुरू किया, उसको करियर भी करना है, लेकिन पहले दिन तो उसको पैसा नहीं मिलेगा प्रोग्राम के, तो वो टीचिंग शुरू कर देता है. तो उसका ज़्यादा ध्यान रहता है उसका अपने प्रोग्राम्स की तरफ. तो अगर वो विद्यालय में भी सिखाता है तो विद्यालय को बहुत छुट्टियां लेता है और फिर उसका ध्यान ही पूरा प्रोग्राम की तरफ होता है. तो और फिर वो आता है, सिखाता है. तो वो एक ये वर्ग है. दूसरा जो मैंने कहा, वो जो नंबर गेम से खेलने वाला है, उसको सिर्फ वो बहुत उसका प्रोपोगंडा करेगा खुद का, मैंने इसके पास सीखा है, उसका वो जो सूरज दादा का कभी एक पीछे बैठकर वर्कशॉप ऑब्जर्व किया है तो वो भी आई एम डिसाइपल ऑफ पंडित सुरेश तवलकर ऐसे लिखेगा. तो ऐसे लोग भी इसमें रहते हैं. लेकिन तीसरा जो एक वर्ग होता है, वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ग है मेरे हिसाब से. वो वर्ग ऐसे होता है कि किसी कारणवश वो एक अच्छा कलाकार नहीं बन सकता है, उसने सही समय में रियाज नहीं किया होता है या उसको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला, लेकिन उसकी सिखाने की इच्छा होती है. तो ऐसा वर्ग जो होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा है सिखाने में. तो वो थोड़ा सा मैं अच्छा सिखाऊं कि मैं थोड़ा सा फिर भी कलाकार की तरफ देखूं, फिर भी ये करूं वो करूं, इसमें बहुत, और फिर इसमें फंस जाता है. तो अगर इसने पॉजिटिवली ये लिया इस चीज़ को, तो अच्छा गुरु बन सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसमें क्या क्या कला में उसने खुद ने बहुत कुछ झेला होता है. क्योंकि उसने अच्छा रियाज नहीं किया होता है तो उसको वो बच्चों को रियाज करवा ले सकता है कि वो खुद को बोल सकता है कि देखो रियाज इस तरह से करना चाहिए, मैंने नहीं किया है, आपको करना चाहिए. ये हो सकता है. इसमें भी जो जैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, तो एग्ज़ाम की वजह से एग्ज़ाम एक आपका साध्य होता है. एग्ज़ाम एक्चुअली साधन होना चाहिए. 3 ताल का कायदा, तीटक का कायदा 2 पलटे प्रारंभिक के लिए होते हैं. तो 3 ताल का कायदा 2 पलटे सिखाया, सिलेबस खत्म हो गया. लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो टैलेंटेड बच्चा होता है, उसका बहुत नुकसान होता है इस सिस्टम में. क्योंकि उसको भी आप 2 ही पलटे सिखाओगे, उसकी क्षमता जो है वो 10 पलटे सीखने की है, तो उसको आप नहीं सिखाओगे. फिर होता है तीटक का कायदा है, तो चलो सिखाओ तीट 3 उंगलियों से, बहुत आसान होता है ना सिखाना. तीट धा धा तीट ऐसे सिखाया तो बहुत सिंपल है. अगर उसको 2 उंगली का तीट सिखाना, धा धा तीट, तो बहुत मुश्किल होता है. गुरु को, शिक्षक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसका हाथ पकड़ के रखना पड़ता है पहले. तो मेहनत, जो बेसिक लेवल पे मेहनत सबसे ज़्यादा अगर आप करें तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है. क्योंकि मैंने खुद ने इसको फॉलो किया है.
क्योंकि तीटक का कायदा सिखाओ तो मैंने तीटक के 4 कायदे सिखाओ बच्चों को। क्यों एक कायदा सिखाऊं? 1 साल का टाइम है दो, और एग्ज़ाम का कुछ भी बंधन नहीं है कि पहले साल में एग्ज़ाम देना है, ऐसा कुछ भी बंधन नहीं है। तो ये आप उसमें करते हैं। तो मर्यादा आपकी इच्छा नहीं होती ही आपकी मर्यादा है इस सिस्टम की, नहीं तो ये सिस्टम अच्छी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं गौरांग जी से भी शेयर करना चाहता हूँ, और इसमें ये सिस्टम में, टीचिंग सिस्टम्स में हमारे अपना खुद का अपग्रेडेशन का कुछ ये नहीं है, सिस्टम में कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मैं और थोड़ा आगे सीखूं, ये सिलेबस ऐसा है तो इसमें झपताल की तिगुन है, रूपक की तिगुन है 5वीं एग्जाम में, तो अच्छा तिगुन आ गई तो ठीक है। तो मैं खुद से पूछना चाहता हूँ कि अगर झपताल की आती है तो मुझे पंचम सवारी भी की भी आनी चाहिए ना। तो मेरा खुद का अपग्रेडेशन मैं कैसे करूँ, इसके लिए कौन मेरे सर पे बैठेगा? तो माइंडकर गुरु जी हमेशा बोलते थे कि हमारा कान पकड़ने वाला कोई चाहिए हमेशा, तो ही हम सुधरेंगे ना। जैसे इन लोगों ने अभी जैसे बताया कि नेट के लिए ये चाहिए तो माइंडकर गुरु जी का पुस्तक लेंगे, तो ऐसा कुछ ये क्लासरूम टीचिंग में ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। तो खुद को जो डेवलप करना है साथ साथ, और बहुत बड़ा आनंद का काम है। आप योगेश जी आपने बोला कि मेरा काम बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली बहुत आनंद का काम है। क्योंकि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं, और छोटे बच्चे जो आते हैं ना इतना बड़ा आनंद देते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। शायद बड़े बच्चे बहुत तकलीफ देते हैं, बड़े बच्चे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन छोटे बच्चे बहुत आनंद देते हैं। उनको सिखाना एक आनंद का काम है, और उनको धीरे धीरे तैयार होते देखना ये भी बहुत आनंद का काम है। क्या बात है कि जिसका हाथ भी ठीक नहीं था, जिसका हाथ से साउंड नहीं आ रहा है, उसका अभी साउंड आने लगा। इसको लय का कुछ पता नहीं हो, अभी तिगुन कर रहा है, ये देखना ये बहुत आनंद का काम है। तो इसकी जो मर्यादा आप कह रहे हैं तो वो खुद की मर्यादा है, सिस्टम की उतनी मर्यादा नहीं है जितने हम समझते हैं। लेकिन फिर भी टीचर लोगों का अपग्रेडेशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसी सिस्टम में होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंपलसरी बातें होनी चाहिए। अभी मंडल की तरफ से अगर गांधर्व महाविद्यालय की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ सेमिनार्स वो भी करते हैं, वर्कशॉप्स भी लेते हैं, कुछ टीचर्स ट्रेनिंग का भी के लिए भी लोग बुलाते हैं, लेकिन उसमें कुछ मैंडेटरी नहीं है, कुछ कंपल्शन नहीं है। वो थोड़ा सा होना चाहिए कि क्या सिस्टम में क्या होना चाहिए, हाथ कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम्स है सिखाने में। अभी बहुत से पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो इस सिस्टम में एक मर्यादा भी एक आती है, वो पेरेंट्स बहुत तकलीफ देते हैं, इंटरफेरेंस बहुत होता है, जो शायद बाकी के 2 सिस्टम में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अब मेरा बच्चे को स्टेज पे कब बैठाओ, उसको गाने के साथ कब नहीं, हमारे सिस्टम में भी है ना। हम हमारे सिस्टम में एक कमरा स्टूडेंट के लिए होता है, एक कमरा पेरेंट्स के लिए होता है। क्योंकि परफॉर्मिंग तक जाने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है, ये पेरेंट्स को बारंबार हमको कहना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आप धीरज रखिए, आप मतलब आपके वजह से ये कर पाएगा, इसलिए अलग कमरा उनके लिए रखना पड़ता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो कहा कि बच्चे को सिखाते सिखाते उसकी प्रगति देखने में आनंद आता है, ये इनका स्वभाव है। ऐसे स्वभाव के शिक्षक क्लासरूम टीचिंग में आपको गिने चुने मिलते हैं। और ये स्वभाव इसी के कारण है, ये इच्छा शक्ति कि ये बच्चे में उतर आए, ये स्वभाव, ये इच्छा शक्ति ये इसलिए है कि ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मायनकर जी के पास सीखे हैं। यस यस यस। क्योंकि इनकी यात्रा जो रही है शिष्य से शिक्षक तक, गुरु तक, ये सारी यात्रा जो है, जब सिलेबस की बात कर रहे थे मैं एक पॉइंट बताना भूल गया कि जो मेरी यात्रा रही है या इनकी यात्रा रही है, वही हमारे लिए बच्चे का सिलेबस है।
जो कठिनाइयाँ हमने सहन की है, या जो हमको जो उन गुरु से प्राप्त हुआ है, उन सारी चीज़ों को नाप तोल करके हम बच्चों के लिए सिलेबस बनाते हैं। ये लेकिन एक थोड़ा सा पेरेंट्स के बारे में नहीं, मैं आई एम पॉजिटिव बोल रहा हूँ कि अगर अच्छी तरह से उनको समझाया जाता है तो समझ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनको मालूम नहीं है कुछ, वो बेचारे उनका संगीत से कुछ लेना देना नहीं होता है, तो वो पूछते हैं कि वो अभी कितने साल में उसको गाने के साथ बजाना आएगा, कितने साल में वो स्टेज पे बैठेगा, पूछते हैं। सो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, समझाने से वो समझ जाते हैं। पुढच्या प्रश्नावर येतो. आता सुरेश दादा नाही आहेत, तर त्यांचे अत्यंत फेवरेट शास्त्र तंत्र विद्या, म्हणजे ते त्यांनी फेवरेट म्हणजे खूप चांगलं ते सांगतात म्हणून त्यांचं फेवरेट, अदरवाईज हे आवश्यकच गोष्ट. त्यातली कला घेत नाही मी. तर शास्त्र तंत्र विद्या ह्या सगळ्याची शिकवण कधी कधी कशी कशी दिली जाते, हा प्रश्न आता मला थोडासा योगेशजींसाठी कुचकामी वाटतो, कारण त्यांनी फार उत्तम उत्तर दिलं की त्याचं सिलेबस काय आहे, तशाच त्यांच्या स्टेजेस पण आहेत. त्या विद्यार्थ्यांची प्रगती हीच प्रॉबेबली टेस्ट असेल. ह्याच्या व्यतिरिक्त मला एक गोष्ट असेल, ह्याच्यातली ही जी काही गोष्ट शिकवली जाते, शास्त्र असेल, तंत्र असेल, विद्या असेल, हे फक्त एकलवादनासाठी तयार करून घेतलं जातं की साथसंगतीला वेगळा विचार केला जातो. साथसंगत असेल तर त्याच्यामध्ये गझल ठुमरी, त्याच्यामध्ये कथ्थक, त्याच्यामध्ये वाद्य किंवा त्याच्यामध्ये ख्याल, या सगळ्यांना वेगवेगळ्या, कारण सगळ्याची तंत्र वेगळी आहेत, सगळ्याची विद्या वेगळी आहे. आपण कायम तबल्यात म्हणतो की गाणं बजावण्याला हे काय मॅटर वाजवणं, हे बरोबर नाही. तर हे कुठून ठरतं, कोण ठरवतं, आणि हे कसं येतं, आणि हे त्या विद्यार्थ्यांमध्ये कसं ट्रान्सफर होतं, तर असं काही वेगळी सिस्टीम. हां, आय थिंक मीच पहिलं सुरू करतो, कारण माझं बेसिक आहे म्हणून. हां, मुळात पहिलं टेक्निक के बाबतीत बोलें. टेक्निक के बारे में कहूँगा क्योंकि तंत्र जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और अगर तंत्र आपका सही है तो जैसे आपने कहा कि सोलो का, संगत का, वो तंत्र अगर अच्छी तरह से आप करवा लेते हैं स्टूडेंट से राइट फ्रॉम डे वन, तो उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आता है आगे चलकर, क्योंकि ये बेसिक ही है. आपको पेन कैसे रखना है, हाथ में कैसे पकड़ना है पेन, ये अगर आप बच्चों को अच्छी तरह से सिखाते हो ना, तो ही वो आगे लिखेगा ना. तो फिर आगे कैसे भी लिखेगा, वो कितना भी फास्ट लिखेगा, कैसे भी करेगा. तो वो ये जो टेक्निक की बात है वो डे वन से शुरू होती है. और दूसरी बात ऐसी है कि टेक्निक के बारे में जब मैं बताता हूँ कि टेक्निक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि तंत्र जो होता है वो हमारे हाथ को फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए तंत्र है, न कि रिजिडिटी. कि आपको हाथ बेसिक जो बातें होती है तंत्र की, वो आपको समझानी पड़ती है. उसका इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए कि देखो, हाथ तुम ऐसे रख रहे हो और ये हाथ ऐसे रखोगे तो क्या होता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये आपको समझाना पड़ता है टेक्निक का. तो आपको स्टूडेंट की जो बात है तंत्र की, वो आपको उसको नकल करके आपको बतानी पड़ती है सिखाते समय. मैं गाने वाले लोगों को जब चर्चा करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप कहते हो कि आपका सा ठीक से नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर लगता है, थोड़ा सा नीचे लगता है. हाँ, तो आप उसको गा के बताओ कि ऊपर मतलब कितना ऊपर लगता है, नीचे मतलब कितना. तो वो इमीडिएटली उसका मैं फ़र्क में, सिर्फ आप बोलते हो कि ऊपर लगाया नीचे लगाया तो मुश्किल होता है. उसी तरह से आपका धा का टोन कैसे है. जब मैंने फर्स्ट टाइम सिखाना शुरू किया, मैं मेरी बात कहता हूँ कि जब मैंने पहली बार सिखाना शुरू किया, ऑन दैट डे मुझे याद है अभी भी, इट वॉज 92 एंड इन शारदा संगीत विद्यालय आई जॉइंड. तो मेरे सामने 4 बच्चे बैठे थे, उनके नाम भी मुझे याद है अच्छी तरह से, अभी नहीं बोलूँगा. तो उनको जब मैंने तबला सिखाना शुरू किया, दैट टाइम फर्स्ट टाइम मैंने मेरे हाथ की तरफ देखा कि हाथ एक्चुअली मैंने कैसे रखा है. तो मैं बताऊंगा ना कि बच्चों को ऐसे हाथ रखो. तबले में एक आसानी ऐसी होती है कि आप हाथ देख सकते हैं. आप जाकिर भाई का हाथ देख सकते हैं, अनिंदो दादा का हाथ देख सकते हैं.
तो बेसिक कॉमन चीज़ें रहती है, हाथ अलग अलग रहते हैं, उसका शेप्स अलग अलग रहते हैं, लेकिन बेसिक हाथ आपको शाई के कोने पे रखना ही है। फिर आप वो इस तरह से रखेंगे, इस तरह से भी कोई कोई लोग रखते हैं, कोई कोई ऐसे होता है, लेकिन शाई के कोने पे हाथ अगर आप, ये आपकी जो अनामिका है वो रखनी होती है। अगर आप ज़्यादा आगे जाएगी तो आवाज़ बंद हो जाएगा, अगर हाथ पीछे आएगा तो ये बेसिक है। बाएं का कुछ बेसिक टेक्निक, बेसिक मैं बोलता हूँ, ये बेसिक आप अच्छी तरह से क्लासरूम टीचिंग में करवा ले सकते हो, और इसी के लिए कायदे है। घेगे तीटा घेगे नाना दादा तीटा दादा तिन्ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होते हैं। क्यों दादा तीटा दादा तिन्ना दातित दातित दादा तिन्ना, ये कायदे बेसिक बोल, क्योंकि उससे आपकी 2 उंगलियां तैयार होती है। आज योगेश दादा बोलते हैं कि अब्बा जी ने इनसे 6 साल तक तीटा का कायदा किया, आज तीटा इनके जैसा डबल तिरकी तीटा कौन बजाता है? एकदम। तो ये तंत्र है ना। और दूसरी बात ऐसी होती है कि नाद का संस्कार जो होता है, टेक्निक से नाद नहीं आता है। नाद अच्छा निकालने के लिए, सहजता के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तंत्र है, लेकिन नाद का संस्कार ही होता है। वो आपको सुनाना पड़ता है बार बार उसको, बच्चों को, कि ये ऐसे है। बहुत सारे मैंने देखा है क्लासरूम टीचिंग में लोग सिर्फ पढ़न करके सिखाते हैं, पढ़न करके नहीं सिखाया जाता क्लासरूम टीचिंग में। उस आपको हाथ में तबला लेना पड़ेगा, क्योंकि हाथ, और फिर आपका हाथ भी अच्छा रखना चाहिए आपको खुद को, ये भी बात है। क्योंकि फॉलो करते हैं वहाँ पर, गुरु का हाथ अगर बेकार है तो शिष्य वही करेगा। तो शिक्षक को अपने ये भी बताना चाहिए कि देखो ये मेरा हाथ तो ठीक है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। मैंने मेरे बच्चों को कुछ कुछ मेरी ड्रॉबैक्स भी बताए हैं कि मेरा तिरकिट उतना अच्छा नहीं है, तो आप उसको मत फॉलो करो, थोड़ा सा और अलग से चाहिए। तो ड्रॉबैक्स भी बोलो, उसमें कुछ ही नहीं है। तो सिस्टम में आपको इस तरह से अगर आप सिखाते हो, और बहुत, जैसे मैंने कहा कि मज़ा आता है। हाँ, दूसरी बात, सॉरी वन मोर थिंग, जब बच्चा आता है तो मुझे मालूम नहीं है कि आगे चलकर वो सोलो बजाएगा, संगत करेगा, या लाइट म्यूजिक में भी जा सकता है, पॉसिबल है, यानी छोड़ भी देगा। लेकिन उसका टेक्निक और उसके ऊपर जो संस्कार है बेसिक के, नाद और सुर के, वो आप अगर शुरुआत से ही करते हो तो वो फिर आगे चल के बहुत अच्छा, जिस काम में जाता है उसमें अच्छा काम कर देता है। चाहे वो लाइट में जाए तो भी अच्छा करेगा, चाहे क्लासिकल में बजाएगा तो भी अच्छा करेगा, क्योंकि उसका बेसिक अच्छा है। जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब बच्चा आता है, आगे चल के मालूम नहीं वो इंजीनियर बनने वाला है या डॉक्टर बनने वाला है, कोई बने, लेकिन जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उसके, वो अगर अच्छे करते हैं तो उसको आगे चल के फ़ायदा होने वाला है। तो यही बात है। थैंक यू। प्रवीण जी ने जो बताया वो बात मैं सहमत हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ जो डिप्लोमा चलता है तो वहीं बच्चे इसी तरह से तैयार होते हैं कि वो तंत्र और जो बातें उन्होंने बताई वो मैं दोहराता दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ इस विषय को। लेकिन एक बात चली थी, सिलेबस हर 3 साल यूनिवर्सिटी में चेंज करना पड़ता है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशंस आज अगर हो रहा है तो वो यूनिवर्सिटी के कारण हो रहा है। अगर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होगा, जो देखिए वेद, पुराण, वांग्मय, गीता, ये डॉक्यूमेंटेशंस नहीं हुई होती तो आज हमारे पास नहीं होती। तो डॉक्यूमेंटेशंस भी बहुत ज़रूरी है। कल योगेश दादा के ऊपर कोई पीएचडी करेगा तो उनकी पूरी 100% उससे आएगा नहीं, लेकिन 25% भी तो योगेश दादा को हम उस किताब के जरिए देख सकते हैं, है ना। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। दूसरा कि टीचर्स को यानी 3 रिफ्रेशर करने पड़ते हैं, और वो भी रिफ्रेशर म्यूज़िक ओरिएंटेड होते हैं। उसमें बड़े योगेश दादा जैसे लोग आते हैं और उनको सिखाते हैं, और उनको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं। तो इवोल्यूशंस भी टीचर्स का यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है। देखिए, मैं अभी यहाँ कोई गुरु शिष्य परंपरा या वो क्लासरूम टीचिंग मैं तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में। जब आप आते हैं तो कई सारे ड्रॉबैक भी है, उसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। जैसे हमारे कई सारे बच्चे हैं तो वो अलग अलग क्लासरूम, क्योंकि हमारे वहाँ
कथक चलता है, भरतनाट्यम डांस चीज़ें है, वोकल है, इंस्ट्रूमेंट है, तो जो अच्छे बच्चे हैं तो फ्री पीरियड में वो वहाँ चले जाते हैं और वो पहले से ही एक जोड़ी बना देते हैं कि वो कार्यक्रम बजाने के लिए भी जाता है, चाहे वो लग्न प्रसंग में जा रहा हो या बर्थडे में जा रहा है, तो दोनों साथ में जा रहे हैं, पैसा तो मिल रहा है उसको और दोनों धीरे धीरे एक जोड़ी भी बनती है आगे जाके। और वो आज कई सारे लोग काम करते हैं। आज भगीरथ आप देख रहे हैं सितार बजा रहे हैं सारेगमप में, वो हमारे स्टूडेंट है ना। तो इस तरह से वो उसने क्लासिकल भी अच्छा बजाता है। विशाल है हमारे दादा का स्टूडेंट है, हमारे पास सीखे है, फिर दादा के पास सीखे। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट निकलते हैं। कई ड्रॉबैक है, हम 10 में से यानी 4 साल में 2 लोगों को अच्छी तरह से ऐसे गुरुओं के साथ भेज सकते हैं, 4-5 लोगों को। ये हमारा ड्रॉबैक है। बढ़िया। योगेशजी, गुरु शिष्य परंपरेमध्ये हे सात संगत वेगवेगळ्या प्रकारची, याचं कधी आणि कुठल्या लेवलला ट्रेनिंग सुरू होतं किंवा सांगितलं जातं? तबला सोलो वादन हे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर दोन्ही काळांमध्ये आता फरक झाला आहे. मी ज्या काळात सात संगत करायला लागलो तेव्हा सात संगत शिकवली नव्हती जात. सात संगत सिखा नहीं सकते हैं, सात संगत के संस्कार ज़रूर हो सकते हैं. ठेका कैसे बजाना चाहिए, ठेके में धा धिन उसका वज़न कैसे होना चाहिए, ये 16 साल मेरे गाने के साथ बजाने में निकल गए. मैंने इंस्ट्रूमेंटल के साथ कभी नहीं बजाया 16 साल. और ठेके का अनुभव लेने में मुझे 16 साल निकल गए. और ठेके को, उस साइकिल को, आवर्तन को अनुभव करते करते फिर जो अब्बा जी से सीखा और जो प्राप्त हुआ और जो अनुभव हुए और जो छोटे मोटे अनुभूतियाँ हुई, उसको साथ संगत में लाना कैसे है वो भी स्वयं विचार करना पड़ा. ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई क्योंकि उस ज़माने में साथ संगत, किसी तबला वादक की ज़िंदगी आप ले लीजिए, साथ संगत ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है. उस ज़माने में हुआ करता था, आज भी वैसा ही है. लेकिन हम आज के ज़माने में शागिर्द को गाइडलाइन ज़रूर दे सकते हैं. ठेका कैसे उत्तम होना चाहिए, ठेके को अगर ठेके का विस्तार करना है गाने के साथ कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल का ज्ञान भी, तंतुवाद्यों का ज्ञान, उसमें क्या क्या कौन सी स्टेजेस आते हैं बजाने के, उसका ज्ञान देते हैं. और कथक के नृत्य के साथ बजाना हो तो क्या आवश्यक है, ऐसे गाइडलाइंस ज़रूर दे सकते हैं. उसके आगे कुछ विद्यार्थियों को जो संगत की तरफ बढ़ रहे हैं उनको अलग अलग तालों में, अलग अलग लय में साथ संगत करने के चंक्स तैयार करके दे सकते हैं. वो ऐसा नहीं है कि उस समय वो चंक लेके बजाएगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है. समझने के लिए कि साथ संगत का अंदाज क्या होता है, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें देने में आगे जा कर के उस पर चिंतन मंथन करके साथ कलाकारों के साथ बजाकर बहुत सारी गलतियां करके, वो गलतियों को स्वीकार करके उनको सुधार के आगे की नज़र उसको बनानी पड़ती है साथ संगत में. और 3 सवालों का उसको अगर जवाब आ जाता है कि व्हाट टू प्ले, हाउ टू प्ले एंड व्हेन टू प्ले, ये 3 सवालों का अगर जवाब वो दे सकता है, चाहे वो ध्रुपद हो, ख्याल हो, ठुमरी, दादरा हो, कथक के साथ हो, इन 3 चीज़ों का, इन 3 सवालों का जवाब अगर बहुत अच्छे से दे सकता है तो मेरे ख्याल से साथ संगत में वो धीरे धीरे आगे बढ़ के पारंगत हो सकता है. एक परत जॉईंट सवाल त्याचं थोडक्यात मला, कारण त्याचं इलॅबोरेट उत्तर परिसंवादातून मिळेल असं नाही, पण मला, कारण इतके रियाजी गुरु, आता यांनी तर त्याचं टॅगलाईन पण सबसे बडा रियाज असं लिहिलेलं आहे. आणि
यू आर फेमस फॉर द द रियाज अँड जे करून पण घे शिष्यांकडून. तर रियाजाची तरा किंवा काय मंत्र काय असतो का, त्याच्यानंतर कॉन्टॅक्ट अवर्स पर वीक, हे फार टेक्निकल वाटेल पण शिष्याने दररोज भेटायला पाहिजे का आठवड्यातून 2दा भेटून पुरेल, उरलेलं तुझं तू कर. आणि तिसरी गोष्ट ह्याच्यात 4 म्हणजे 4 टोटल गोष्टी विचारायच्यात. रियाजाची तरा, कॉन्टॅक्ट अवर्स पर वीक, नवनिर्मिती म्हणजे नवा कायदा निर्माण करायला पाहिजे असं नाही, पण कायद्यातलं एक बल तरी निर्माण करता यायला हवं असं आहे का. आणि चौथं वेदर रिसर्च ओरिएंटेड काही केलं जातं का. आप शुरू. बहुत सारे सवाल हो गए. हाँ, क्योंकि अभी पहला सवाल रियाज के बारे में. शागिर्द को रियाज का पागलपन सवार होना चाहिए, ये तो आवश्यक है, उसके बगैर कुछ नहीं है. क्या बात. क्योंकि साज है, गाना है, साज अंदर है गाने के लिए, हमारा बाहर है, फिजिकल है. और हमारे जो एक्सप्रेशंस है, ह्यूमन इमोशंस है, इससे फाइन चीज़ कोई नहीं है दुनिया में. वाह वाह. उसको अगर आपको एक बाहर साज पे अगर व्यक्त करना है तो आप सोच लीजिए कितना रियाज लगता है उसके लिए. कि आज आपने जो बच्चों को सुना, जो छंदकारी में जो इमोशन व्यक्त हो रहे थे, वो उनकी मेहनत के कारण है. हर एक अक्षर कैसे लगना चाहिए, हर एक अक्षर लगने के बाद उसको मॉड्यूलेट कैसे करना चाहिए. कभी रियाज के समय इतना जोश आ जाता है बच्चों में, मैं देखता हूँ मारते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं, अच्छा धार भी आ रही है, उसमें चमक रोशनी भी आ रही है, लेकिन जब बजाने बैठते हैं तो पूरे स्पीकर को, माइक को फाड़ देते हैं. उस समय उनको कंट्रोल नहीं रहता है. तो मॉड्यूलेट कैसे करना चाहिए, माइक्रोफोन कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी रियाज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि एक शागिर्द को रियाज का पागलपन सवार होना चाहिए. वो इसलिए कि फिजिकलिटी जो है, फिजिकल कांटेक्ट अपने इंस्ट्रूमेंट से आज मरते दम तक रहता है. अगर आपने फिजिकल कांटेक्ट छोड़ दिया या कम कर दिया, चाहे आप कितना भी म्यूजिक एक्सप्रेस करना चाहेंगे, वो एक्सप्रेस ही नहीं होगा. इसलिए रियाज का पागलपन सवार होना चाहिए. अब वो पागलपन जो है उसको ढालना भी पड़ता है एक तरीके से, अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपने अपने गुणों के अनुसार, अवगुणों के अनुसार. ये नहीं है कि मैंने एक अगर तने को रियाज का, वो क्या है, उसने चिल्ला किया था कुछ 2 साल पहले, मेरे पास आया था, मैंने कहा भाई 10-10 12-12 घंटे लगाओगे तो मुश्किल हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. रियाज रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. क्या बात है, बहुत बढ़िया. रियाज उसमें बौद्धिक रियाज, इंटेलेक्चुअल रियाज, फिजिकल रियाज. वो फिजिकल रियाज में डोंकी वर्क भी होता है. आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, एक चीज़ लेके उसको बस पेल रहे हैं, पसीना छूट रहा है, ये एक रियाज होता है. कुछ बच्चे समझते हैं वही रियाज होता है. रियाज वैसे नहीं होता है. फिजिकल रियाज होता है, विस्तार का रियाज, विस्तार क्रिया का रियाज होता है, तिहाइयों को देखने का रियाज होता है, सम को देखने का रियाज होता है. ये बहुत सारे स्तरों पर रियाज करना पड़ता है. साथ संगत में सोचना है तो क्या कैसे रियाज करेंगे. मैं हमेशा मेरे बच्चों को कहता हूँ कि मैं जो कायदा सिखा रहा हूँ, ये कायदा 7 साल के बाद मुझे ऐसा मत सुनाना, अपने दृष्टिकोण से सुनाना. तो उसको रियाज करना पड़ेगा. वो मैंने सूत्र तो बता दिए जो अब्बाजी से मिले. तो रियाज कई स्तरों पे होता है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियाज में आती हैं और ये बच्चों को समझाना पड़ता है, करवाना पड़ता है. और इसके लिए कांटेक्ट तो उनके साथ रखना ही पड़ता है. हालांकि मेरे जैसे व्यक्ति को
गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सिखाना एक थोड़ी बहुत चुनौती भी है, क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मेरा कांटेक्ट कम हो जाता है बच्चों के साथ। मगर मैं ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि महीने में 1 या 2 बार वो आए तो फिर 5-6 घंटे मेरे साथ बिताएं, ताकि कुछ ऐसे 2-4 विषय उनके दिमाग में ठोक के रखूं, ताकि वो जाके फिर उस पे काम कर सकें। ये एक तरीका है। क्लासरूम टीचिंग के जैसे हर हफ्ते 2 बार आना ज़रूरी नहीं है गुरु शिष्य परंपरा के सिस्टम में। जैसे यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स में जाना, रोज़ सीखना, ऐसी ज़रूरतें यहाँ नहीं है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से आप सिखाते हैं और जो चीज़ें देते हैं उसको पचाने के लिए बहुत समय लगता है, काफ़ी समय लग सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए और शागिर्द को उसकी करनी जो है, थोड़ा बंद करने का रियाज ज़्यादा करें। इसको बंद करने का रियाज करना पड़ेगा। तो शागिर्द की जो करनी है उसके हिसाब से उसका रियाज डिज़ाइन किया जा सकता है, ये मेरा कहना है। तीसरा सवाल सर। नवनिर्मिती आणि संशोधन। नवनिर्मिती तो मैंने कहा कि 7 साल के बाद मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि एक 2-4 पलटे या पूरा कायदा ही अपने सोच से, और आज मेरे 2-3 शिष्य वो कर भी रहे हैं, क्योंकि उस सिस्टम में से उनको मैंने मतलब क्या कहना चाहिए, अगर थोड़े से प्लेन टर्म्स में कहना है तो रगड़ा लगाया है उनके ऊपर। तो उस रगड़े में से वो बौद्धिक रियाज में भी रोशनी आई है, शारीरिक रियाज में भी रोशनी आई है, दोनों मिलकर अब वो बात बन रही है। वाह वाह। और रिसर्च ओरिएंटेड बिल्कुल मैं बहुत इनकरेज करता हूँ कि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे सुरेश दादा ने कहा, कोई कलाकार विद्या से बड़ा नहीं है। और किसी गुरु के पास और किसी गुरु के साथ विषय ना शुरू होता है ना ख़त्म होता है। तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें संशोधन करने लायक हैं और अपने वादन में शामिल करने लायक हो सकते हैं। और इसके लिए मैं बेशक बच्चों को बहुत एनकरेज करता हूँ और ये ज़रूर होना चाहिए। ह्या ह्या राऊंडच्या बरोबर एकच माझ्या मनातला प्रश्न आहे, तोही विचारून टाकतो, म्हणजे मग आपण नंतर प्रश्नोत्तराचा तास, पण तास नाही, प्रश्नोत्तराचा वेळ हा आपण घेऊया। की म्हणजे जसं आपण सात संगतीचं विचारलं मी, वेगवेगळ्या सात संगतीसाठी, तर त्याचं उत्तर मिळालं। तर एकत्रित ऐकणं असा विषय शिक्षणामध्ये, आता समजा ते जे काही 6-7 तास कॉन्सन्ट्रेटेड, ऑब्वियसली बऱ्याच काळानंतर भेटत असेल तर नाही, पण अशा कुठल्याही परंपरांमध्ये हा प्रश्न सगळ्यांना आहे की एकत्र आत्ता आपण इकडे सगळेजण बसलोय, एक ह्याच ऑडिटोरियममध्ये कार्यक्रम ऐकला होता जिथे सलील चौधरी आणि ते तिघा याच्यावर अंबरीश मिश्रांनी त्यात गाणी कंप्लीट काळोख केला होता आणि गाणी लावली होती आणि सगळ्यांनी ऐकली होती। तर हा एक अनुभव आहे। तर तसं आपण बाबा इकडे उल्हासदादा लावले किंवा इकडे काही शाहिदबाई लावले आणि एकत्र ऐकलं, तर असं अशा प्रकारचे काही उपक्रम केले जातात का? ऐकण्याचे संस्कार, कारण गाणं ॲप्रिशिएट पण केलं पाहिजे। दुसरा बघ तो आहे, पहिल्या दिवशी बसून आहे। हॅलो, हां झालं झालं। या ठिकाणी ऐकण्याच्या समय बेसिक ट्रेनिंगमध्ये, क्लासरूम टीचिंगमध्ये पहिलं माझा एक कटाक्ष असा असतो की कुठेही तुम्ही तबला तुम्हाला ऐकू आला पाहिजे, तबला वाद्याचा नाद तुमच्या कानावर आला पाहिजे। मग ते एक आरती लागलेली असू दे, एखादं काय नाट्यसंगीत चालू असेल किंवा पिक्चरमधलं गाणं असेल कुठलं, त्याच्यामधला तुम्हाला तबला ऐकू येतो का? पहिला तो नाद तुमच्या कानात येतो का? वो नाद आपको सुनाई देता है क्या? ये पहले। दूसरी बात,
फिर मैं छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बच्चों को देता हूँ कि आप ऐसा काम करो कि ये मैंने आपको सिलेबस में होते दादरा केरवा झपताल पहले एग्ज़ाम में, तो उनका थोड़ा एक आधा गाना सुनाता हूँ। दादरा में कोई अभी गणपति है, चलो आरती बजाओ, दादिन्ना सुख करता दुख करता, तो ये हो गया। तो अभी आप ऐसा करो कि आप सुन के 4 दादर के गाने, 4 केरवा के गाने, 4 रूपक के गाने ऐसे आप करो थोड़ा सा। उस बहाने बच्चे सुनने लगते हैं तबला, उसमें से तबला ढूंढने लगते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मैं धाती धागे धिना गिना सिखाता हूँ बच्चों को, लेकिन वो गाने में से निकालना, ताकि तिट्ट धाती धागे धिना गिना, ये छोटा सा पीस बहुत सारे दादरे के गाने में, फिल्म म्यूजिक में बहुत बार बजाया जाता है। तो ये अगर सुनाई देता है तो अरे हाँ, ये धाती धागा धिना गिना ऐसे है। मैं बजा के दिखाऊंगा तो वो सुनते हैं, लेकिन वहाँ से अगर उनको समझ में आ गया तो सुनने का भी एक संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धीरे 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 वो सुनना शुरू कर देते हैं। और रियाज के बारे में छोटे बच्चों को एक हम लोग सिर्फ बताते हैं कि रियाज करना चाहिए, रियाज बहुत, थिरका खां साहब ने 9 साल 16 घंटा रोज रियाज किया है आपको। मेरे पास बेसिक के बच्चे आए हैं, मैं उनको क्यों पीएचडी की बातें बताऊं, लेकिन मैं हमारे यहाँ बताया जाता है ऐसे। तो पहले बेसिक लेवल पे मैं उनको बताता हूँ कि एक तो रोज तो करना है, लेकिन अभी आपका समय आपको नहीं है, बोल सर मेरे क्लासेस है, मेरे ट्यूशन है, मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट है। तो मैं उनको बोलता हूँ आप कम से कम टाइम कितना बताते हो मुझे बताओ। 10 मिनट है, ओके ठीक है। फिर 10 मिनट का मैं उनको प्लान करके देता हूँ कि 10 मिनट में आपको ये बताना, बहुत ये बजाना। वाह वाह। तो ये तो फिर धीरे धीरे उसको 10 मिनट का 20 मिनट का क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि तबला या संगीत में बेसिक लेवल पे ये होता है कि अगर एक बार तबला हाथ में है ना तो बच्चे छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हाथ में लाने के लिए उसको कंटाल आता है। तो इसलिए मैंने पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि तबला ऐसी जगह रखो कि तुरंत उसके हाथ में है। आप उसको कपड़े में बांध के वो कबर्ड में अंदर रखेंगे तो नहीं होगा रियाज। तो ऐसी बात है। रियाज के बारे में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो मैं कभी कभी मेरे बच्चों से करवाता हूँ, कि एक तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। कि वो आता है फिजिकल रियाज, वो कहता है कि ये मेरे हाथ में फंस रहा है, नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ वो आने के लिए उसको बोल बताएं और उससे बजवा लें। अगर आना शुरू हो रहा है तो उसको कहना चाहिए कि अब 1 महीने के बाद इसको इस लय पे तुमको बजाना है। तो उसके पास एक रियाज का गोल है। उसी प्रकार इंटेलेक्चुअल गोल्स भी डिसाइड कर सकते हैं और डिसाइड करने चाहिए कि इस कायदे में तुमने 2 पलटे अगले महीने में ऐड करने हैं। और यहाँ मैं स्टूडेंट्स के लिए कहूँगा, मेरा खुद का अनुभव रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ अब्बा जी के साथ। अब्बा जी मुझे कायदा सिखाते थे इंस्पिरेशन से, एकदम पढ़ंत करके धड़ाधड़ सिखा देते थे। मुझे जितना याद रहता था मैं याद कर लेता था। याद करके बहुत रियाज करके अगले 2-3 दिन के बाद जाता था, बजाता था। बोले अरे ये क्या बजा रहा है। मतलब उस इंस्पिरेशन क्या होता है, कलाकार के लिए इंस्पिरेशन मोमेंटरी होता है। वाह क्या बात है। मोमेंटरी होता है। उस समय जो आया और जो उपज हुई वो उस समय आता है, चला जाता है। ये समझने में मुझे 3 साल लग गए। मैं हमेशा करता था अरे आप ही ने तो दिया है, मैं बजा रहा हूँ और आप बोल रहे क्या बजा रहे हो। तो फिर मैं कहता था कि अब्बा जी गलती हो तो मुझे माफ़ करिए, आप बताइए। बोले नहीं, अभी ऐसा मैं जो बता रहा हूँ वो बजाओ। 8 पलटे और निकल जाते थे उसके। ऐसे करते 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 मुझे समझ में आया। एक दिन मैं बजाने लगा और बीच में मैं भूल गया। जब भूल गया था तो उन्होंने उस कायदे के इतने पलटे सिखा दिए थे कि उसका आना जाना जो है मेरे दिमाग में घूमने लग गया था। क्या बात। उस कायदे के आने जाने का जो बोल समूह है
वो अलग अलग तरीके से घूम रहा था, तो जो घूम रहा था वो मैंने डाल दिया बीच में बजाते वक्त। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये जब कहा तब मेरे दिमाग में बत्ती जल गई कि ये शायद मेरे से हो सकता है। और मैंने कोशिश करना शुरू कर दिया। उसमें कई बार मैं जब बजाता था वो कहते थे नहीं ये नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब सोचेंगे तो सोचने से नहीं डरिए और लिबर्टी लेने से मत डरिए। आपको अननोन जोन, इसको अननोन जोन बोलता हूँ क्योंकि मैंने अब्बा जी को भी बहुत करीब से देखा और मैंने जाकिर भाई को भी बहुत करीब से देखा है। जो अननोन जोन होता है वो उपज अंग का जोन होता है, इम्प्रोवाइजेशन जोन होता है, और जो फिक्स्ड जोन होता है जो आपको याद है, आप बहुत खुश हैं उसमें। जो अननोन जोन होता है उसको आपको वहीं बनाना पड़ता है। तो अननोन जोन में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आप ले सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए है, एक एक करके आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इतना विश्वास रखिए कि आपके गुरुजी ने आपको जो दिया है और उस पर आपने जो चिंतन किया है उसके वजह से एक ना एक दिन वो ज़रूर होगा। वाह 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 वाह। तो ये रियाज, ये भी रियाज के तरीके में भी आ गया, इसलिए मैंने कहा ये मैं आपको बताऊं। बहुत बढ़िया। गौरांग जी, आप रियाज के बारे में थोड़ा सा कांटेक्ट अवर्स तो आपका एनीवे इसमें है, सिलेबस में जो दिया है उसके अनुसार होगा, और संशोधन तो आपको तो आंसर देना ही है क्योंकि आपकी खासियत है वो रिसर्च के विषय में, रियाज के विषय में तो दादा ने बहुत सारी चीज़ें, हम भी गुरुजी के पास बैठते थे तो वो बोल लेते थे और हम बोलते कि सर गुरुजी लिख लें, तो बोले पठन करो और उसको बजाओ, लिखना नहीं है, लिखने से थोड़ी आता है। तो वो उसी तरह से बाय हार्ट करके सीखते थे और एक एक बोल का, एक एक पहले एक वर्ण का फिर बोल का पलटा यानी विस्तार क्रिया वो हमें सिखाई जाती थी। और अजराड़ और दिल्ली में तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह से वो किया जाता, वही हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लिसनिंग लेक्चर है हमारे यहाँ, सारे लोगों को सिखाया जाता है। और रिसर्च की बात तो मैंने कर दी कि हम लोग अभी जो रिसर्च करवाते हैं उस रिसर्च के लिए पहले बच्चों को लाइब्रेरी में भेजते हैं और ऐसे गुरुओं के पास भेजते हैं कि पहले आपके विषय को लेकर ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जाओ पहले, उसके बाद सिनोप्सिस तय करो, पहले नहीं। और ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, प्राच्य विद्या मंदिर, जहाँ जहाँ भी पुरानी किताबें पढ़ी हैं और पुरानी चीज़ें हैं उसको आप देखिए और उसके बाद अपना सिनोप्सिस तय करिए। दूसरा एक अच्छी बात वो है कि शोध गंगा नाम का एक पोर्टल है, उसमें अगर शोध गंगा पर आप करेंगे तो वर्ल्ड के, भारत के सारे थीसिस, म्यूजिक के, फिजिक्स के, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सारे वो आ जाएंगे। हम उस पर उन लोगों को भेजते हैं पहले कि आप इसको देखिए, शोध गंगा को देखिए, ताकि वो थीसिस आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। एक्चुअली ये विषय बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है, मैं इसके ऊपर 3 घंटा बात कर सकता हूँ, एक एक छोटी छोटी सी, लेकिन अब टाइम भी बहुत हुआ है। आप लोगों के प्रश्न होंगे, खास करके योगेश दादा है, इनको छोड़िए नहीं, आज पूछ लीजिए जो भी पूछना है। ईयर ट्रेनिंग के बारे में, सुनने के बारे में, श्रवण विद्या, हमारा संगीत मूलतः श्रवण विद्या है। अगर आप ठीक से सुनेंगे नहीं, चाहे वो गुरु के मुख से, चाहे वो रिकॉर्डिंग के स्वरूप से, चाहे लाइव कॉन्सर्ट में, जितना आप श्रवण करेंगे उतना आप अच्छा सीखेंगे। आपको बहुत सारा उसमें से भी ज्ञान मिलता है। मैंने तो ज़िंदगी में अब्बा जी को सुन सुन के, जाकिर भाई को सुन सुन के, बड़े बड़े तबला वादक उस ज़माने में जितने भी हुए सबको सुन के मैंने बहुत सीख लिया। तो श्रवण विद्या है ये, दैट गोज़ विदाउट सेइंग, आपको सुनना है। आजकल के ज़माने में आप हर तरह का म्यूज़िक सुनिए, उसमें से आपको कुछ ना कुछ अपने कला में इजाफा करने के लिए कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। वाह।